रेड नाइट पर सब कुछ बदल गया। ये सब उस रात शुरू हुआ। 2050 में दुनिया एक अलग जगह थी। शहर नियन रोशनी से जगमगा उठे और प्रौद्योगिकी नई सीमाओं तक पहुंच गई जिसे हासिल करने के लिए मानवता हमेशा से उत्सुक थी। फिर भी अरबों नागरिक अपना दैनिक जीवन जी रहे थे, इस बात से अनजान कि क्या होने वाला है। उस दिन सूर्यास्त के बाद सब कुछ बदल गया। एक विनाशकारी घटना, जिसे दुनिया भर में रेड नाइट के नाम से जाना जाता है, ने दुनिया को अंधेरे में डुबो दिया। दुनिया की सभी बत्तियां बुझ गईं और इलेक्ट्रॉनिक घटक, उद्योग और मशीनें सभी ध्वस्त हो गईं क्योंकि मानव समाज इस अभूतपूर्व अराजकता में गिर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रत्येक सरकारी संस्थान को अपने साथियों के प्रति अनुत्तरदायी और ध्वनिविहीन छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि सबसे बुनियादी रेडियो प्रसारण भी असंभव था, जैसे कि अभूतपूर्व लंबाई की एक विद्युत चुंबकीय नाड़ी पूरे ग्रह पर फैल गई हो। लेकिन आने वाले घंटों में ये सब खराब हो गया जब अनुमानित सूर्योदय अंततः मुक्त हो गया। अगले दिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने पर कोई प्रकाश दिखाई नहीं दिया, जैसे कि आग का विशाल क्षेत्र गायब हो गया। इसके बजाय दुनिया के कुछ स्थानों में हमारे पास लाल रंग की रोशनी चमकाने वाली केवल एक चीज बची थी, वह था रक्त रंजित चंद्रमा। प्रारंभ में अधिकांश विद्वानों ने सिद्धांत दिया कि एक विनाशकारी सौर विस्फोट प्रौद्योगिकी के पतन का कारण था, यहाँ तक कि सबसे जटिल सर्किट भी जल गए। लेकिन गुप्त रूप से उत्तर इससे बहुत दूर था। G7 राष्ट्र के क्षेत्रों में से एक पर टेलीपोर्टेशन मशीन के निर्माण के लिए पहला व्यावहारिक परीक्षण हुआ। कंप्यूटर सिमुलेशन में सब कुछ त्रुटिहीन तरीके से चल रहा था, दुनिया के एक बिंदु को दूसरे से जोड़ रहा था, और इसलिए परीक्षण कार्यक्रम के प्रभारी लोगों का मानना था कि यह एक सुरक्षित परीक्षण होगा, जो वास्तविकता से बहुत दूर साबित हुआ है। वे वास्तव में दुनिया में अज्ञात ऊर्जा जारी करने की कीमत पर टेलीपोर्ट तकनीक बनाने में सफल हुए हैं। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। भले ही ये परीक्षण अंधकार का कारण थे, मानवता के परिणाम भयानक थे। विश्वव्यापी अराजकता के बीच दंगों, तोड़फोड़ और सामान्य भय के परिणामस्वरूप हजारों लोग मारे गए। दुनिया भर में प्रतिष्ठानों को लूट लिया गया और सरकार का घाटा आसानी से खरबों में पहुंच गया। 72 घंटे बाद सूरज अंततः फिर से क्षितिज पर आ गया और बिजली की वापसी के साथ मानव जाति को आशा की किरण मिली। हालांकि रेड नाइट अपने साथ जो सबसे बड़ी समस्या लेकर आए, वह तकनीकी विनाश या यहाँ तक कि सामाजिक क्षय नहीं थी, बल्कि कुछ बदतर थी। कुछ दिनों के बाद, जबकि सरकार अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे ठीक हुआ जाए, दक्षिणी चीन के एक अस्पताल के बीच में एक अज्ञात पोर्टल दिखाई दिया। अस्पताल की 5 मंजिलों में से 3 को बैंगनी रंग की आग ने तुरंत भस्म कर दिया, जिससे इमारत पर डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों का कोई निशान नहीं बचा। अस्पताल के मलबे से एक जलता हुआ मानव सदृश प्राणी निकला। उसी रात दुनिया भर में इसी तरह के सैकड़ों मामले घटित हुए, और इस दिन मानवता को पता चला कि रेड नाइट किसी ऐसी चीज की शुरुआत मात्र थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। रहस्यमय द्वारों से निकलने वाले प्राणियों को ट्रांसेंडेंट कहा जाता था, क्योंकि वे जीवित प्राणियों की प्राकृतिक सीमाओं को पार करते हुए अपने पूरे इतिहास के दौरान मानवता द्वारा सामना की गई किसी भी चीज से परे थे। ट्रांसेंडेंट की उपस्थिति से प्रभावित देश की सरकारों को पहले ही दिनों में इन अलौकिक प्राणियों से लड़ने के लिए अपनी सभी युद्ध क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता थी, और फिर भी यह शायद ही पर्याप्त था। ये राक्षस, जिन्हें केवल मिथकों के रूप में जाना जाता था, हमारी भूमि पर प्रभुत्व का दावा कर रहे थे और धीरे धीरे इसे खंडहर में बदल रहे थे। ट्रांसेंडेंस के साथ महामारी की शुरुआत के कुछ हफ्तों बाद हजारों लोगों को अस्पतालों में ले जाया जाने लगा, क्योंकि वे अचानक सो रहे थे। शुरुआत में जब पहले मरीज आ ही रहे थे, तो पहले के दिनों के तनाव और भूख से डॉक्टरों ने सोचा कि ये सिर्फ नार्कोलेप्सी के बुनियादी मामले थे। लेकिन जो लोग इतनी गहरी नींद में सो गए, उसके बाद से नहीं उठे, और हफ्तों के बाद मामले बढ़ते ही गए। जल्द ही गहरी नींद के बाद उनींदापन का ये लक्षण सुस्ती एन्सेफेलाइटिस के रूप में जाना जाने लगा, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है, और इसलिए यह मानव सभ्यता के लिए एक और खतरा है। चूंकि कोई यह नहीं बता सकता कि यह कैसे फैल रहा है, नहीं इससे कैसे निपटा जाए। लेथर्जिक एन्सेफेलाइटिस के पहले आधिकारिक निदान के 2 महीने बाद एक व्यक्ति इस अराजक विश्व परिदृश्य में लौट आया। जब वह गिर गया था, उससे भी अधिक अकाल और दुर्भाग्य ने पृथ्वी के हर कोने को तबाह कर दिया था। ठीक 1 घंटे बाद, बिना किसी स्पष्ट चिकित्सीय कारण के 10 और लोगों ने अपनी आंखें खोल दी। ये कुछ लोग जो उस अंतहीन सपने से लौटे थे, उन्हें जागृत व्यक्ति कहा गया। जागृति को इस तरह से क्रमबद्ध किया गया था जैसे कि वे ऐसे व्यक्ति थे जो किसी कारण से गहरी नींद से जागने में कामयाब रहे। पहले वर्ष के बाद कुछ 100 से अधिक लोग नहीं जागे हैं, और उन्हें उस अजीब स्थिति से क्यों मुक्त किया गया, इस पर अधिकारियों द्वारा अभी भी शोध किए जाने की आवश्यकता है। केवल 2 महीनों के बाद इन असामान्य व्यक्तियों में से एक के साथ पहला प्रयोग शुरू हुआ, और मानवता ने अंततः एक नई आशा की सुबह पर विचार किया। यह अभी भी एक इलाज से दूर था, लेकिन यह एक इलाज से भी बेहतर कुछ हो सकता है। उत्तरी यूरोप में ट्रांसेंडेंस की एक बड़ी भीड़ नॉर्वे में एक मध्यम आकार की बस्ती की ओर बढ़ रही थी।
और यह कॉलोनी तार्किक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह पूरे यूरोपीय गठबंधन के लिए आपूर्ति के वितरण केंद्र के रूप में कार्य करती थी। हालांकि ट्रांसेंडेंट की भीड़ ने वास्तव में उस जगह पर कभी हमला नहीं किया, क्योंकि आधे रास्ते में एक जागृत व्यक्ति भीड़ के बीच में एक विमान से कूद गया और कुछ ही मिनटों में अकेले ही इसे पूरी तरह से मिटा दिया। उस खबर से मानवता बेदम हो गई थी। कुछ भाग्यशाली लोग जो सहते रहे और गहरी नींद से जागने में कामयाब रहे, उन्हें दूसरी दुनिया से आने वाले राक्षसों से लड़ने की शक्तियां प्राप्त हुईं। तथाकथित लाल रात को 19 साल से अधिक समय बीत चुका है और मानवता अभी भी उस दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है जो ट्रांसेंडेंट और जागृत के उद्भव से बदल गई है। समाज को केवल जागृत लोगों के अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बदल दिया गया है, जिन्हें पुरानी कॉमिक पुस्तकों के नायकों की तुलना में अधिक आदर्श माना जाने लगा है। लेकिन ऐसी प्रसिद्धि यूं ही व्यर्थ नहीं थी। वर्ष 2050 के बाद से वैश्विक जनसंख्या 10 से घटकर केवल 5 अरब रह गई है। नागरिक अब दुनिया भर में फैले शहरों, बस्तियों और सुरक्षा क्षेत्रों में रहते हैं और केवल कुछ ही लोग उड़ने वाली कारों के साथ यात्रा कर सकते थे जो पहले थे सरकारों या उनकी यूनियनों द्वारा अधिकृत। वसीयत का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो लाल रात से पहले के दिनों जैसा दिखता हो। आखिरकार पोर्टल अभी भी कहीं भी और किसी भी समय दिखाई दे सकते हैं, जैसे गहरी नींद से कोई भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन नियमित नागरिकों के लिए, अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए सुस्त एन्सेफेलाइटिस से प्रभावित होना उतना बुरा नहीं था, क्योंकि जागृत होने की थोड़ी सी भी संभावना शायद इस अपमानित दुनिया में उनके लिए एकमात्र सांस की तरह हो सकती थी। किसी भी अन्य नियमित नागरिक की तरह काइतो बड़े जिलों और बड़े शहरों से दूर एक सामान्य सुरक्षित क्षेत्र में रहने वाला एक युवा व्यक्ति था, जिसका जीवन ज्यादातर उबाऊ था। उसे अपनी आंखों से एक ट्रांसेंडेंट को देखने का दुर्भाग्य या सौभाग्य कभी नहीं मिला। अपने पूरे जीवन में, जैसा कि जागृत लोग आमतौर पर भागने से पहले पोर्टल में प्रवेश करते हैं, काइतो फिट नहीं था, लेकिन उसके गहरे लाल बाल और मजबूत हरी आंखें उसे देखने वालों का ध्यान आकर्षित करती थीं। उसे पुरानी दुनिया का इतिहास और उससे बची हुई सभी सामग्री बहुत पसंद है। इस प्रकार वह अपने अधिकांश दिन किताबें पढ़ने में बिताते थे कि दुनिया कैसी थी, ट्रांसेंडेंट और जागृत लोगों के बारे में सीखते थे, और बचपन से ही उनका एकमात्र ध्यान एक क्लासिक MMORPG खेलने पर था जो 2050 से पहले बनाया गया था, लेकिन आज तक ऑनलाइन रखा हुआ है। हालांकि आज की पृथ्वी स्थिति में जो कोई भी पूरी तरह से सैन्य अध्ययन और मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, उसे अजीब और वास्तविकता के संपर्क से बाहर माना जाता है। इस प्रकार खेल और कहानियों के राक्षसों के प्रति काइतो के आकर्षण ने उसे सामान्य लोगों से अलग कर दिया है। उसकी उपस्थिति का तो जिक्र ही नहीं किया गया है। जब से वह बच्चा था, उसका जीवन हमेशा का चरा रहा है। जब वह केवल 5 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी मां चली गईं। उनके पिता ने वर्षों बाद समझाया कि वह 26 बड़ी राजधानियों में से एक में पढ़ने और रहने के लिए गई थी। बाद में काइतो को एहसास हुआ कि यह छिपाने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ था कि उसने किसी अमीर आदमी की रखैल बनने के लिए उन्हें छोड़ दिया था, अकेले और केवल उनके पिता द्वारा पाले गए। और यद्यपि उनके पिता का वित्तीय जीवन आरामदायक नहीं था, यदि आप ऐसा कह सकते हैं, तो उनका जीवन आरामदायक था। काइतो के पिता उस सुरक्षित क्षेत्र के सीवरों में प्लम्बिंग पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिदिन 15 घंटे काम करते थे, जहां वे रहते थे। अपने वेतन से वह अपने बेटे के लिए सामान्य स्कूली शिक्षा और सामान्य बढ़ती आपूर्ति के साथ एक सामान्य जीवन प्रदान कर सकते थे। हालांकि एक निश्चित दिन पर इतने सारे प्रयास का संचय काइतो के पिता पर भारी पड़ा। वह गंभीर रूप से बीमार हो गए और कुछ दिनों बाद कथित तौर पर अपने दायित्वों को पूरा न करने के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उस क्षण से उन दोनों के लिए जीवन और अधिक जटिल हो गया। शुरुआत करने के लिए काइतो स्पष्ट रूप से लोकप्रिय बच्चों में से एक नहीं था, और मोटा होना और अजीब विषयों पर बात करना उसकी मदद करने से बहुत दूर था। उसे अक्सर अपने सहपाठियों से बदमाशी का सामना करना पड़ता था, जबकि स्कूल के अधिकांश अन्य बच्चे और प्रशिक्षक इसे न देखने का नाटक करते थे। हालांकि काइतो को इन चीज़ों के कारण अनिवार्य स्कूल जाना पसंद नहीं था, फिर भी वह कायम रहा, क्योंकि उसके पिता ने एक बार उससे कहा था कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सीखना होगा, खासकर खुद की सुरक्षा कैसे करें, जो वास्तव में नहीं होगा। मामला यह है कि अन्य बच्चे काइतो पर अपनी नई मार्शल आर्ट चालों का प्रशिक्षण लेंगे। इसके अलावा चून की ऐसी संभावना थी कि यदि कोई भी व्यक्ति सुस्त एन्सेफेलाइटिस से पीड़ित हो तो वह जागृत हो सकता है, इसलिए उसे बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी मजबूर किया गया था। केवल ये काल्पनिक भाग्य उसकी राय में असंभाव्य से अधिक था। अपने बीमार पिता के साथ बिताए 2 महीने काइतो के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन युवक ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और स्कूल जाना जारी रखा और वह सब कुछ किया जो उसके पिता ने उससे करने को कहा था। लेकिन उनके पिता की चिकित्सा स्थिति और खराब हो गई। समय के साथ उन्हें अधिक नींद आने लगी और चून की शारीरिक कमजोरी सुस्त एन्सेफेलाइटिस का लक्षण नहीं थी, इसलिए उन्हें एलायंस, पृथ्वी के मुख्य शासी निकाय से मुफ्त चिकित्सा सहायता नहीं मिली। काइतो के 15वें जन्मदिन के कुछ दिन बाद उसके पिता को अंततः कुछ आराम मिलेगा। जिस दिन काइतो के एकमात्र परिवार के सदस्य ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं,
एलायंस के एक वकील ने हाथ में वसीयतनामा का एक पत्र लेकर खाली अंतिम संस्कार में उनसे मुलाकात की। अपनी आखिरी सांस से पहले काइटो के पिता ने अभी भी एक कार्ड में कुछ पैसे बचाए रखे थे, साथ ही उनकी मुक्ति को अधिकृत करने वाला एक पत्र भी छोड़ा था, ताकि उन्हें सुरक्षा क्षेत्र में किसी अनाथालय में न रहना पड़े, कम से कम अगर वह नहीं चाहते थे को। तब से 6 महीने बीत चुके हैं और काइतो अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता है, जो कुछ त्वरित पैसे कमाने के लिए अधिकांश फर्नीचर बेचने के बाद अब लगभग खाली हो गया है। जो कुछ उसे विरासत में मिला था वह व्यावहारिक रूप से ट्रेंड और अपमानजनक टैक्स से खत्म हो गया, जो केवल अमीरों और जागृत लोगों की मदद करता है। कम और कम विकल्पों के साथ एकमात्र चीज जो काइतो को बनाए रख सकती थी वह थी क्लीनर की नौकरी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने पिता को खोने के बाद उसके पास स्कूल जाने का कोई कारण नहीं था, और काम से बचे कुछ समय के साथ वह बचपन से ही अपना पसंदीदा MMORPG डेथ टॉवर खेलना जारी रखता था। हालांकि कुछ वर्षों तक खेलने के बाद भी काइतो कभी भी खेल की सभी 50 मंजिलों का पता लगाने में कामयाब नहीं हुआ, और खेल में उसने जितना भी समय बिताया वह उनमें से केवल एक का ही दौरा कर पाया। जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो मॉर्टल टॉवर एक बहुत प्रसिद्ध गेम था और इसके अतीत में एक समय में लगभग 4000 खिलाड़ी एक साथ थे, लेकिन इतने समय के बाद काइतो को एहसास हुआ कि वह शायद सवा पर बचा हुआ एकमात्र खिलाड़ी था। फिर भी उन्होंने खेलने पर जोर दिया क्योंकि उन्हें दुनिया का इतिहास, NPC और बाकी सब कुछ बहुत मज़ेदार लगा। यह शायद उसकी राहत का आखिरी रूप था, एक ऐसी जगह के रूप में जहां वह अपने निरर्थक और उबाऊ जीवन से अलग जीवन जी सकता था। डेथ टॉवर में उन्होंने हमेशा एक शक्तिशाली खलनायक की तरह काम करने की कोशिश की, ताकि अन्य खिलाड़ियों को लड़ने के लिए कोई मिल सके, लेकिन इससे भी खेल नहीं बचेगा। और एक बिंदु पर खेल काइटो के अनुकूल लग रहा था और उसे महान नायक द्वारा पराजित होने वाले खलनायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। इसलिए जब काइतो आखिरकार 41वीं मंजिल पर पहुंचा तो नायक दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। अपने धूल भरे पुराने कंप्यूटर डेस्क के सामने अपनी कुर्सी पर बैठे, चमकदार स्क्रीन के साथ अंधेरे कमरे को रोशन करते हुए काइटो ने नायक के खिलाफ अपना सब कुछ लड़ा और फिर भी हार गया। और जब कोई खिलाड़ी डेथ टॉवर में मर जाता है तो कोई पुनर्जीवित नहीं होता है। इसलिए चूंकि वह मरने वाला आखिरी खिलाड़ी है, काइटो को सामान्य मौत के शब्द नहीं दिखते, इसके बजाय वह कहानी के वर्णनकर्ता की एक पंक्ति सुनता है। उद्धरण चिन्ह ... और इसलिए नायक की यात्रा समाप्त हो गई है। वह एक ऐसी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है जो फिर कभी वैसी नहीं होगी। अब उसने आखिरकार खुद को पिशाच राजा की बुराई की छाया से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया है। उन अंतिम शब्दों को सुनकर काइटो को एक स्पष्ट कारण से थोड़ा असहज महसूस हुआ। ये वह अंत नहीं था जो वह शुरू से ही अपने गेम प्ले के लिए चाहता था, हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह अपरिहार्य था और शायद उसके बड़े होने का समय आ गया था। एक आलाप सुनने के बाद खेल बंद हो गया और काइतो को अपने शरीर में अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। धीरे धीरे पलकें झपकाते और यह समझने की कोशिश करते कि क्या हो रहा है, खेल बंद हो गया और वह सो गए। मैं इन दिनों काफ़ी थक गया हूँ। लगता है कि मैं भी पिताजी की तरह ही खत्म हो रहा हूँ, उसने जागते रहने की कोशिश करते हुए कहा। हर दिन इतना काम, थकान महसूस होना सामान्य बात है ना। मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहा हूँ। थकान इतनी अधिक है कि वह मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पाता है। यहाँ तक कि सोने की इच्छा से लड़ने की कोशिश करते हुए भी वह लड़ाई हार गया। अपनी कुर्सियों से उठकर और धीरे धीरे अपने बिस्तर की ओर चलते हुए काइतो चेहरे पर मुस्कान के साथ नर्म गद्दे में गिर गया। बंद आंखों और आराम भरे चेहरे के साथ वह अपनी कल्पना से भी अधिक गहरी नींद में डूब जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कुछ घंटों के बाद काइतो धीरे धीरे एक लंबे और खाली सपने से जागता है। उसे अपना शरीर गर्म और गला प्यासा महसूस हो रहा था, और ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बहुत अधिक सो गया है, फिर भी वह थका हुआ महसूस कर रहा था। कठिनाई से वह थोड़ा खड़ा होता है और अनजाने में बिस्तर के सिरहाने पर अपने वेबलिन की ओर हाथ बढ़ाता है। स्वचालित रूप से वह वेबलिन को अपनी कलाई पर रखता है और अपने दिमाग में एक संदेश सुनता है। बैटरी बेहद कम। भले ही वह वेबलिन से संदेश सुनता है, वह होलोग्राफिक घड़ी दिखाने के लिए इसके किनारे पर पतला बटन दबाता है, लेकिन समय और तारीख दिखाई नहीं दे रही थी। उद्धरण चिन्ह ... भटका हुआ वह सोचता है कि कितना समय बीत गया, लेकिन वह इतना चकित था कि उसे अपने काम में संभावित देरी के बारे में भी चिंता नहीं थी। अचानक जब वह हर सुबह क्लासिक भावनाहीन चरण से गुजरता है तो उसे अपनी छाती पर खुजली और खरोंच महसूस होती है, लेकिन जैसे ही काइटो अपने पेट के नीचे अपना हाथ चलाता है, उसकी उंगलियों को परिभाषित मांसपेशियां मिल जाती हैं। काइतो नीचे देखता है, अभी भी नींद आ रही है, और कुछ सेकंड तक एक परिभाषित पेट को घूरने के बाद बिना ये पहचाने कि यह उसका अपना पेट है, उसका मस्तिष्क अंततः जानकारी को संसाधित करता है और उसकी भौहें आश्चर्य से उठ जाती हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। तुरंत काइटो बाथरूम में भागता है, अंधेरे में फर्नीचर पर ठोकर खाता है और लकड़ी के फर्श पर अपने नंगे पैर फिसलता है।
और जब अंततः काइतो दर्पण में देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसका शरीर अब मोटा नहीं रहा, मुंहासों से भरा नहीं रहा और उसकी त्वचा अब तैलीय नहीं रही। वह अलग है, बहुत अलग है। न केवल उसका शरीर सुडौल है, बल्कि उसका चेहरा पतला है और उसकी त्वचा जैड फूलदान की तरह चिकनी और शुद्ध दिखती है। जब काइतो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है तो हैरान हो जाता है। उसकी आंखें गहरी लाल हैं, जैसे किसी जंगली जानवर की हों, और उसके कान नुकीले हैं, लगभग योगिनी के जैसे। वह अपना हाथ अपने चेहरे पर लाता है और कुत्ते के नुकीले 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 दांतों को महसूस करता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वह कैसे संभव है। वह ये जांचने के लिए अपनी बांह की त्वचा को चुटकी से काटता है कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। आउच! काइतो चिल्लाता है। दर्द असली है। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। फिर तुरंत उसे सोने से पहले के अपने अंतिम क्षण याद आ जाते हैं और इस प्रकार उसकी उपस्थिति और मॉर्टल टॉवर में उसके अवतार के बीच संबंध उसके दिमाग में स्पष्ट हो जाता है। आखिर मैं उसके जैसा क्यों दिखता हूँ? काइतो आश्चर्यचकित होकर अपना बायां हाथ अपने चेहरे पर फिरा रहा है। अचानक उसका वेबलिंक हवा में संदेशों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करता है। गलती, गलती, गलती। डेटा को अद्यतन करने की आवश्यकता है। भौतिक परिवर्तन अद्यतन कर रहा है। हमने पहचान लिया है कि आप जागृत हो गए हैं। क्या आप एम्बुलेंस को कॉल करना चाहते हैं? गलती, सिस्टम को अद्यतन और रीबूट किया जाएगा। व्यापारी का स्टोर जोड़ा जाएगा। काइतो को बचपन और किशोरावस्था के दौरान धमकाया गया था, लेकिन उसने इससे सर्वोत्तम तरीके से निपटना सीख लिया। वह बदमाशों का उनकी इच्छानुसार सम्मान करता था और उनके हर अनुरोध को स्वीकार करता था, यहाँ तक कि अजीब अनुरोधों को भी। वह इतना डरता था कि उसे पीटा जाएगा और चोट के निशान लेकर घर आएगा, जिससे उसके पिता को परेशानी होगी और चिंता होगी। भले ही काइतो के पहले से ही कम अहंकार के लिए ये कठिन था, जब धमकाने वालों ने उसे घुटने टेकने और अपने जूते साफ करने के लिए कहा तो उसने ऐसा किया। जब उन्होंने उससे अपना दोपहर का भोजन देने के लिए कहा, ये दावा करते हुए कि उसे खाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह बहुत मोटा है, तो काइतो ने कोई जवाब नहीं दिया, भले ही उसका पेट भोजन मांग रहा था। लेकिन काइतो को बहुत देर से पता चला कि अगर उसने अपनी स्थिति से नहीं लड़ा तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। एक दिन जब काइतो लॉकर रूम में अपनी वर्दी से जिम के कपड़े बदल रहा था, उसके सामान्य कपड़े बदमाशों ने चुरा लिए और कीचड़ में फेंक दिए। जिम के कपड़े लेकर निकलने के विकल्प के बिना उसे गंदे कपड़े पहनने पड़े, जबकि सभी छात्र उसके चेहरे पर हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। इसके बाद और अनगिनत अन्य कहानियों के बाद जब काइतो जागा और उसने बाथरूम के दर्पण में अपने नए स्वरूप को देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल पहले की तरह तेजी से धड़क रहा था। जो कुछ भी हो रहा था उससे अभी भी स्तब्ध होकर वह कई मिनट तक अपने चेहरे से नजरें हटाए बिना खुद को देखता रहा। वह अपने नए रूप पर इतना केंद्रित था कि उसे अपनी आंखों के किनारे पॉपअप के रूप में अपने वेबलिंक पर दिखाई देने वाली कई अधिसूचना विंडो का भी एहसास नहीं हुआ। ध्वनि बस हर सेकंड झपकती रहेगी और फिर कम बैटरी से गायब हो जाएगी। काइतो सिर्फ अलग दिख ही नहीं रहा था, पलक झपकते ही वह बिल्कुल अलग हो गया, इस हद तक कि उसके लिए खुद को पहचानना मुश्किल हो गया। उसकी ऊंचाई कम से कम 30 सेंटीमीटर बढ़ गई थी और उसके चेहरे का लगभग पूरा स्वरूप बदल गया था। उसके लाल बाल पहले से कहीं अधिक चमकदार हैं और उसने बहुत अधिक वजन कम कर लिया है, जिससे उसे पतला, अधिक सुंदर रूप मिल गया है जो उसके नए कद के साथ मेल खाता है। उसकी आंखें, जो कभी हरी थीं, अब लाल रंग में तीव्रता के साथ चमकती हैं, मानो किसी आंतरिक आग को प्रतिबिंबित करने की कोशिश कर रही हों जिसे अभी तक नहीं समझा गया हो। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। काइतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। इसकी वजह उसका लुक बिल्कुल अपने पुराने अवतार जैसा होना है। वह दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर स्वचालित रूप से मुस्कुराया, एक सुखद एहसास के साथ जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इस आत्मसम्मान पंप के कुछ मिनटों के बाद काइतो बाथरूम से बाहर निकला, अभी भी भ्रमित था, लेकिन तेजी से और लयबद्ध कदमों के साथ चल रहा था, जैसे कि उसके सिर में कोई गाना बज रहा हो। वह बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था, वह पहले से कहीं अधिक इच्छुक महसूस कर रहा था। बाथरूम से निकलने के बाद उनके सामने एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। दीवारों और छत तक कॉकरोच घुस जाते हैं और यहाँ तक कि अन्य कीड़े भी बचा हुआ खाना खा जाते हैं। सब कुछ अपनी जगह से हट गया था और दूर दिख रहा था, मानो उसका पुराना कमरा एक सेकंड के भीतर पुराना हो गया हो। क्या वह एक कमबख्त चूहा है? उसने कमरे के अंधेरे में एक चीख और तेज दौड़ते पंजों की आवाज़ सुनने के बाद कहा। जैसे ही वह चला, उसकी नाक पर तैरते सड़े हुए मांस की तेज गंध ने उसे लगभग उल्टने पर मजबूर कर दिया। उफ! जब मैं सो रहा था तो क्या हुआ? क्या मैं अपने काम के कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना भूल गया? काइतो आश्चर्यचकित होकर अपने बगल में लगे स्विच को दबाकर प्रकाश चालू करने का प्रयास कर रहा है। टीलेग। स्विच ऑन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। सब कुछ अभी भी पहले जैसा अंधकार में था। फिर भी उसने दोबारा कोशिश की। टलाक! और दूसरे प्रयास में कमरे में अंधेरा रहा।
एड्स बाय पब फ्यूचर। तसक, क्या बिजली फिर से चली गई? अरे, मुझे पिछले हफ्ते तारों के बारे में मिस्टर फुजिमिया से बात करनी है। काइतो ने आह भरी और अपनी जगह के द्रव्यमान को देखते हुए फर्श पर रेंगने वाले प्राणियों पर कदम न रखने का ध्यान रखते हुए चलने की कोशिश की। सफलता पाकर वह खिड़की तक पहुंच गया। उसे खोलकर देखा तो वह सामान्य से कहीं अधिक कठोर था और अपने चेहरे पर सूरज की चमक के स्पर्श से जलती हुई अपनी आंखें बंद करते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पहली बार दिन के उजाले को देख रहा था। अपार्टमेंट के बाहर, जहां तक हो सकता था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। आकाश क्षितिज तक बादलों से ढका रहता है, जैसा कि वर्ष के अधिकांश दिनों में होता है। उनका ध्यान बाहरी दुनिया से बहुत दूर था, क्योंकि उनके सामने अपने अपार्टमेंट में एक बड़ा मुद्दा था। सूरज की रोशनी की मदद से उसे एहसास हुआ कि सब कुछ सचमुच गड़बड़ है। सुना है कि चूहा एक तिलचट्टे को चबा रहा था, जबकि बचे हुए तिलचट्टों में से कुछ का शिकार करने की कोशिश कर रहा था जो पूरे फर्श पर घूम रहे थे। दरवाजे पर सैकड़ों कागज मेलबॉक्स को इस हद तक अवरुद्ध कर देते हैं कि वह भर जाता है और धूल की एक मोटी परत फर्श और फर्नीचर के हर इंच को ढक लेती है। भ्रमित और सब कुछ समझे बिना काइतो चौंक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका अपार्टमेंट इतना अस्त व्यस्त क्यों है, क्योंकि उसे याद है कि पिछली रात उसने गेमिंग शुरू करने से पहले सब कुछ सही क्रम में था। विकल्पों से बाहर निकलते हुए काइतो अपना सिर फैलाता है और यह सोचने लगता है कि बिजली की समस्या क्या थी, इसकी जांच करने से पहले अपार्टमेंट को कैसे साफ किया जाए। संभवतः उस चूहे ने कूड़े की थैलियां फाड़ दी और उसने तिलचट्टों को आकर्षित किया, काइतो ने अपने सामने कृंतकों के पास आकर कहा। उसके मन में शायद अपार्टमेंट पूरे समय पहले से ही बहुत धूल भरा था और उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही लाल बालों वाले लड़के की परछाई चूहे पर पड़ती है, चूहा कॉकरोच को खाने की कोशिश करना बंद कर देता है। चूहे भयभीत चेहरे से काइतो को देखते हैं और तुरंत छोटी रसोई में एक अलमारी की ओर भागने लगते हैं जहां एक छेद था जिससे वे बच सकते थे, लेकिन काइतो आश्चर्यजनक रूप से तेजी से आगे बढ़ता है और उसे पूंछ से पकड़ लेता है। चूहे को अपने हाथों में पकड़ते हुए काइतो मुस्कुराया और साथ ही भ्रमित हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह सामान्य से कहीं अधिक तेज और सहज था। दरअसल इस बार उन्हें नीचे उतरने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और न ही उनकी पीठ में दर्द हुआ। वह क्या था? वह थोड़ा सशंकित होकर मानसिक रूप से खुद से पूछता है, क्या ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरा वजन कुछ पाउंड कम हो गया? अपने हाथों में प्राणी को देखते हुए उसके पेट में तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। एक पल में काइतो स्तब्ध होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उससे दूर है। वह भूख की इस गहरी भावना को समझ नहीं रहा था, लेकिन जब वह माउस को पकड़कर जमीन पर होता है तो उसके वेब लिंक से एक नया संदेश उसकी आंखों के सामने आता है। इस बार वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। क्या आप अबन माउस प्राणी को व्यापारी को बेचना चाहते हैं? क्या आप व्यापारी को अबन माउस प्राणी बेचना चाहते हैं? सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। अपने हाथों में चूहे को देखते हुए और चीखते हुए छोटे प्राणी के बगल में संदेश को देखते हुए काइतो पूरी तरह से भ्रमित हो गया कि उसके साथ क्या हो रहा था। उस संदेश को पढ़कर उसका दिमाग अभी भी इसका अर्थ नहीं समझ सका। उन्हें अपने वेबलिंक पर ऐसी स्क्रीन पहले कभी नहीं मिली थी और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहे हैं वह सच है। फिर भी उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसका मन आश्चर्यचकित हो गया कि क्या ये वास्तव में एक सपना था या नहीं। अपने एक हाथ से वह बटन तक पहुंचा और अनजाने में हाँ को छू लिया, यह महसूस करते हुए कि तैरती हुई खिड़की सिर्फ एक भ्रम नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद चूहा अचानक सुनहरे कणों में बिखर गया। उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ के साथ एक और खिड़की खुल गई। आपको व्यापारी से 10 कांस्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या आप व्यापारी की दुकान खोलना चाहते हैं? उसकी छाती के अंदर काइतो का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी सांसें तेजी से गहरी होने लगीं और आंखें झपकाने और चेहरे पर हाथ फेरने के बाद भी संदेश वहीं लटका हुआ था, उसके चेहरे के सामने तैर रहा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, उसकी आंखें चमक उठी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या पढ़ रहा है। यह पागल है, उसने जोर से कहा, यहाँ तक कि यह जाने बिना कि क्या करना है या इस अजीब स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये बिल्कुल खेल की तरह है, उन्होंने हवा में तैरते संदेश को घूरते हुए कहा। इंटरफेस में पार्ट और सब कुछ बिल्कुल मोर्टल टॉवर के बाजारों में आइटम बेचने के समान था। लेकिन यह असंभव है ना? काइतो को आश्चर्य होता है। काइतो को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस हुई, क्योंकि वह ये नहीं बता सका कि आंखें खोलने के बाद क्या हो रहा था। लेकिन अपने सीने के अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि बेहोशी की हालत में उसके साथ कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ है। दबाने के बाद यस बटन, इस बार व्यापारी की दुकान खोलने के लिए। उसी समय उसका पेट गड़गड़ाता है, जैसे कोई बड़ा छेद उसे निगल रहा हो। उसकी आंखों के सामने एक चमकदार नई खिड़की दिखाई देती है और जिज्ञासा, भय और पुरानी यादों के इस मिश्रण के साथ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया करे।
विंडो बिक्री के लिए वस्तुओं की 2 सूचियां प्रदर्शित करती है जो 2 खंडों में विभाजित हैं। बाईं ओर का अनुभाग मौसमी वस्तुओं के लिए है और लोडिंग के लिए 72 घंटे की उल्टी गिनती है, लेकिन जिस चीज़ ने उनका ध्यान खींचा वह इसके बगल का अनुभाग था, सामान्य वस्तुओं की एक लंबी सूची। उसकी नज़रें तुरंत विकल्पों पर नज़र डालने लगीं, जिनमें फल और ब्रेड से लेकर अधिक विस्तृत वस्तुएं शामिल थीं। उसकी भूख को संतुष्ट करने का प्रलोभन लगभग अनूठा था, लेकिन बाईं ओर मौसमी वस्तुओं में से एक ने उसका ध्यान खींचा। शुरुआती मैनुअल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह एक ऐसी वस्तु थी जो मॉडल टॉवर में केवल पहले कुछ दिनों में ही उपलब्ध थी। उसने जोर से कहा। आइटम, शुरुआती पुस्तिका, विवरण, नवजागृत लोगों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका, क्योंकि वे अपने नए कौशल को समझना और उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। यह इस नई दुनिया में शुरुआती लोगों के लिए मूल्यवान युक्तियों वाली विशेष सामग्री है और इसका सीमित संस्करण केवल 72 घंटों के लिए उपलब्ध है। नवजागृत शब्द को पढ़ते हुए काइतो की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं और अंततः चीजें समझ में आने लगीं। हालांकि कुछ चीजें अभी भी नहीं जुड़ती हैं, जैसे तथ्य यह है कि काइतो को जागृत होने के लिए कभी भी सुस्त एन्सेफेलाइटिस नहीं हुआ था या वह संक्रमित था और उसे इसका एहसास नहीं था। काइतो पिछले कुछ दिनों में सामान्य से अधिक थकान महसूस कर रहा था, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह महीने के अंत में अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, इसलिए नहीं कि वह संक्रमित हो सकता था। इसके अलावा भले ही काइटो एन्सेफेलाइटिस सुस्ती से पीड़ित होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था, उसे हमेशा यकीन था कि वह जागृत बनने में सफल होने वाला पृथ्वी पर आखिरी व्यक्ति होगा। आखिरकार 1% से भी कम संक्रमित इतने भाग्यशाली थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह उन भाग्यशाली लोगों में से एक हो, है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक, जब आप वास्तविक रूप से उसके अपार्टमेंट की पूरी डायस्टोपियन सेटिंग, साथ ही उसके क्रूर शारीरिक परिवर्तन और अब उसके सामने एक अत्यंत डेथ टॉवर जैसी जादू की दुकान पर विचार करते हैं, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि विशेषण नवजागृत नहीं है। यह उतना ही बेतुका लगता है जितना होना चाहिए। काइतो मौसमी दुकान में मैनुअल से रोमांचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वस्तु बिल्कुल वही है जिसकी उसे अभी आवश्यकता है। वह जानता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसे उत्तर प्राप्त करने की आवश्यकता है, और एक साधारण पुस्तक से सभी मार्गदर्शन प्राप्त करने का विचार तुरंत आकर्षक हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद उसने खरीद बटन दबाया और एक और विंडो खुल गई। ओह, ये भी दुकान जैसा ही है, उसने जोर से कहा। आपने 5 कांस्य सिक्के खर्च किए हैं। आपको एक शुरुआती मार्गदर्शिका प्राप्त हुई है। अचानक मैनुअल उसके हाथ में दिखाई देता है, जिसमें एक घिसा पिटा कवर और पीले पन्ने हैं, जो छोटे बच्चों की सोने के समय की कहानी की किताब के आकार का है। काइतो उम्मीद से किताब का पहला पन्ना पलटता है और एक खाली पन्ने पर केवल एक छोटा सा शब्द लिखा होता है। नमस्ते। वह सुनता है क्योंकि लिखा हुआ शब्द उसके दिमाग में आवाज की तरह गूंजता है। फिर दूसरे शब्द बनने लगते हैं। यदि आप इस मैनुअल को पढ़ रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन चुनिंदा व्यक्तियों के समूह का हिस्सा हैं जिन्होंने विशेष योग्यताएं हासिल कर ली हैं। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और यह मैनुअल आपको अपनी नई क्षमताओं को समझने और उनमें महारत हासिल करने में मदद करेगा। सबसे पहले मुझे स्पष्ट करने की अनुमति दें, नवजागृत के रूप में आपकी भूमिका के बारे में आपके मन में कोई भी संदेह हो सकता है। जब काइटो ने अपने लिए निर्देशित नवजागृत शब्द सुना तो उसने अनजाने में किताब फर्श पर गिरा दी। उन्हें संदेह था, लेकिन इसकी पुष्टि होना अभी भी आश्चर्य की बात है। प्रत्येक जागृत व्यक्ति में अद्वितीय क्षमताएं होती हैं और इसलिए उन्हें उन वर्गों में विभाजित किया जाता है जो जागृतों को योद्धाओं, जादूगरों और अन्य जैसी श्रेणियों में अलग करने का काम करते हैं। रहस्यमय आवाज जारी है। वैसे आपकी क्लास विलेन है। खलनायक। उसने अपने बाएं हाथ की ओर देखते हुए कहा, जिसमें अब उस गोलमटोल हाथ का अवशेष भी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब चीजें सही होने लगी हैं। इस मैनुअल के माध्यम से आप अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं का पता लगाना और उन्हें निखारना सीखेंगे। जैसे जैसे आप इस मैनुअल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, आपको अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करने के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आप ये भी सीखेंगे कि खतरे कैसे हैं जो अस्तित्व में है वह आपके भाग्य को प्रभावित कर सकता है और इसके विपरीत। ध्यान रखें कि समय सबसे महत्वपूर्ण है। मैनुअल केवल 72 घंटों के लिए उपलब्ध है, इसलिए इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें। अपने आप को पढ़ने और सीखने के लिए समर्पित करें क्योंकि यह आपको इस जागृति के रहस्यों को जानने में मदद करेगा। ब्रह्मांड और उसमें अपना स्थान खोजें। आकाश में चमक हमेशा गड़गड़ाहट से पहले होती है और गड़गड़ाहट हमेशा तूफान से पहले होती है। इस तर्क के आधार पर भी मानवता कभी यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि लाल रात गड़गड़ाहट से पहले की बिजली मात्र थी। क्या विडंबनापूर्ण भाग्य है ना? रेड नाइट के बाद समाज पोर्टल्स और ट्रांसेंडेंट राक्षसी प्राणियों की उपस्थिति के साथ ढह गया, जिन्हें मारने में सबसे अच्छे मानव हथियारों को भी परेशानी होती है। और टुकड़ों में बंटे समाज के साथ जागृति मानवता के लिए प्रकाश, अंतिम संसाधन और आशा के रूप में प्रकट हुई।
हालांकि इस तरह की आगामी मदद के बावजूद यह अभी भी कहानी के अंत से बहुत दूर था, क्योंकि रेड नाइट के लगभग 20 वर्षों के बाद आखिरकार तूफान आ गया। वर्ष 2069 में एसीटी के क्वांटम वैज्ञानिकों, जो आयामी पोर्टलों पर अध्ययन के प्रभारी हैं, को अंततः शहर के तहखाने में पुरानी प्रयोगशाला को फिर से खोलने की अनुमति मिल गई। वही प्रयोगशाला जहां से सारी ऊर्जा निकलती थी जिसने दुनिया को 3 दिनों तक अंधेरे में डुबा दिया और आबादी पिछले 2 दशकों में पृथ्वी पर सभी दुर्भाग्य का कारण मानती है। और उस स्थान के रेडियोधर्मी होने की संभावना के कारण वे मोटे सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर और भारी हथियारों से लैस होकर बस किसी भी स्थिति में प्रवेश कर गए। खुद को हथियारों से लैस करने की उनकी विवेकशीलता को पुरस्कृत किया गया, क्योंकि वह स्थान मकड़ियों के समान लेकिन भेड़ियों के आकार के अद्वितीय ट्रांसेंडेंट से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों की मुख्य टीम को ऊर्जा विस्फोट के केंद्र, मुख्य प्रयोगशाला तक पहुंचने में कई दिन लग गए। और जब वे वहां पहुंचे तो पूरी यात्रा सार्थक रही, क्योंकि उन्होंने जो पाया उसने विज्ञान के प्रति पूरी दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया। टेलीपोर्टेशन पोर्टल का मुख्य विचार बिंदु ए और बिंदु बी के बीच एक शॉर्टकट के रूप में काम करना है, लेकिन क्या होगा यदि 2 वांछित बिंदुओं को जोड़ने के बजाय एक बिंदु सी एक पूरी तरह से अज्ञात दुनिया को प्रकट करते हुए कुछ हस्तक्षेप करता है? क्या यह एक वैकल्पिक वास्तविकता होगी, एक समानांतर दुनिया, या वही दुनिया? ऐसे स्थान की जो भी परिभाषा हो, वास्तव में यही हुआ है। प्रयोगशाला के केंद्र में स्थित पोर्टल पृथ्वी पर किसी भी अन्य चीज से भिन्न स्थान की ओर ले गया। इस खोज ने आयामी पोर्टलों की प्रकृति के बारे में मानवता की समझ को हिलाकर रख दिया। जागृत लोगों के लिए मुख्य राक्षस को हराने के लिए पोर्टल में प्रवेश करना और फिर कालकोठरी से बाहर निकलना सामान्य बात थी, लेकिन दूसरी तरफ एक विशाल दुनिया का उनके लिए इंतजार करना पूरी तरह से कुछ और था। और समीकरण में सी बिंदु के अस्तित्व ने पोर्टलों की प्रकृति और कई वास्तविकताओं के सह अस्तित्व की संभावना के बारे में कई प्रश्न और सिद्धांत खड़े किए। सीटीए के वैज्ञानिकों ने इस रहस्योद्घाटन का सामना करते हुए पोर्टलों से परे इस नई दुनिया का पता लगाने और बेहतर ढंग से समझने के लिए गहन अध्ययन और प्रयोग शुरू किए। पहले महीनों में उन्होंने इस वैकल्पिक वास्तविकता की जांच और दस्तावेजीकरण करने के लिए उन्नत तकनीक और विशेष वैज्ञानिकों से लैस अभियान भेजे, लेकिन किसी कारण से कोई भी आधुनिक उपकरण उस दुनिया में काम करने में सक्षम नहीं है जिसे वे दिव्य निवास कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पता लगाया है कि यादृच्छिक पोर्टलों की तरह केवल जागृत लोग ही इस नई दुनिया में महान पोर्टल से गुजर सकते हैं। यदि कोई सामान्य मानव इसका प्रयास करता है तो उसका शरीर पूरी तरह से फट जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी जागृत लोगों के अभियानों ने विदेशी परिदृश्यों, अद्वितीय प्राणियों और भौतिकी के विभिन्न नियमों की आकर्षक और डरावनी कहानियां वापस ला दी। उन्होंने पता लगाया है कि द्वारों से परे की ये दुनिया विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट प्राणियों, कुछ मित्रतापूर्ण और कुछ शत्रुतापूर्ण लोगों द्वारा बसाई गई है। इस नए क्षेत्र में नए जीवन रूप, संसाधन और अवसर भी मिले। प्राप्त ज्ञान के साथ मानवता को नई संभावनाओं के साथ साथ नई चुनौतियां भी दिखाई देने लगीं। मानवता अपने भविष्य को आकार देने और संतुलन खोजने के अवसर के साथ एक चौराहे पर खड़ी थी, क्योंकि वह उत्तर खोज रही थी। हालांकि इस नई दुनिया के अज्ञात और खतरों ने भी सावधानी और देखभाल की मांग की। ट्रांसेंडेंट और अन्य शत्रु प्राणियों की उपस्थिति पृथ्वी के लिए लगातार खतरा पैदा कर सकती है और मानवता को इससे खुद को बचाने की जरूरत है, इसलिए उसने दिव्य निवास में आश्रय बनाया। चूंकि दिव्य निवास के प्रत्येक अलग अलग द्वार इस नई दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए थे, यह आवश्यक था। काइतो ये सब बिगिनर्स हैंडबुक से सीखता है और अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे सैकड़ों पत्रों के बीच कुछ समाचार पत्र पढ़कर इसकी पुष्टि करता है। ये पता लगाना कि 1 वर्ष बीत गया है निश्चित रूप से उसके लिए एक झटका है, क्योंकि पिछली रात उसके लिए केवल कुछ घंटे पहले की थी, लेकिन समय का ये बीतना ये भी बताता है कि वह रातों रात जागृत नहीं हुआ था। इसलिए पहले से अधिक प्रतिक्रिया के साथ काइतो उत्साह से मुस्कुराता है, क्योंकि उसका जीवन अंततः एक बार और सभी के लिए बदल सकता है। वह पहले से अपमानित और गरीब लड़का बनना बंद कर सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे पहले अपनी शक्तियों का परीक्षण करना होगा। मैनुअल में ये कैसे लिखा है? सक्रिय करें। नहीं, वह नहीं था। स्विच ऑन करें। शायद यह है। विश्लेषण करें। वह प्राप्त निर्देशों के अनुसार सिस्टम को खोलने का प्रयास करता है। अचानक उसके वेब लिंक की एक होलोग्राफिक विंडो प्रकट होती है, जिसमें उसकी शारीरिक विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं, जैसे कि वह किसी खेल में हो। संख्याएं और सूचनाएं हवा में तैरती हैं, जिससे उसके जागृत शरीर की विशेषताओं का एक दृश्य प्रतिनिधित्व होता है। विशेषताएं विंडो। नाम काइतो। जाति पिशाच। स्तर 101,000 XP। HP 100 MP 20। हमला 10। रक्षा 10। चपलता 10। सहनशक्ति 10। गति 10। एड्स बाय पब फ्यूचर। बुद्धि 10। भाग्य 5। वर्ग खलनायक। शेष अंक 0। योजक चिन्ह। अद्वितीय क्षमताएं, जीवन निष्कासन और दुष्ट बिंदु हेरफेर।
काइतो फ्लोटिंग नंबरों और ग्राफ को देखता है और महसूस करता है कि सामान्य ज्ञान से उसकी शारीरिक शक्ति अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इस विंडो को देखने के कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये सामान्य ज्ञान है कि एक जागृत व्यक्ति केवल तभी सफल हो सकता है जब वह जागृत हो जाता है। और जागृति के बाद, अलायंस मूल्यांकन के बाद जागृतों को ई से एस तक रैंक किया जाता है। यहाँ तक कि एक जागृत रैंक ई, जो कि अधिकांश सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक मजबूत है, रैंक डी की तुलना में बहुत कमजोर है, और इसलिए प्रत्येक रैंक के साथ ताकत का अंतर बढ़ता है। ये प्रणाली कमजोर जागृत लोगों को व्यर्थ मरने से रोकने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि प्रत्येक पोर्टल एक भयावह, हताश राक्षस को छुपा सकता है जो रैंक बी आए जागृत व्यक्ति से भी अधिक मजबूत हो सकता है। निस्संदेह, जिस तरह घातक एन्सेफेलाइटिस से पीड़ित लोगों में जागृत होना दुर्लभ है, उसी तरह एस रैंक जागृत बनना बेहद असंभव है। काइतो की शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वह कहीं भी एस रैंक के आसपास नहीं था, लेकिन तो मैं एक खेल की तरह विकसित हो सकता हूँ। हा, यह एक मजाक होगा, है ना? काइतो कहते हैं। अचानक, जैसे कोई काइतो को उत्तर दे रहा हो, उसकी आंखों के सामने एक और खिड़की आ जाती है। संदेश, दैनिक खोज खाली पेट आ गई है अपठित। पढ़ना, काइजेन थोड़ा भ्रमित होकर कहते हैं। क्वेस्ट गाइड, रक्त पर फीड 0/1। चेतावनी, इस दैनिक खोज को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाएगी। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं। मौत, चेतावनी, इस दैनिक खोज को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाएगी। काइतो कुछ मिनट तक इस संदेश को देखता रहा और उसे कंपकंपी महसूस हुई। इस क्षण में अंततः उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ चमत्कार और पुरस्कार नहीं है। हाँ, ये गंभीर है। आखिरकार मुझे अपने अवतार से शक्ल सूरत के साथ साथ पिशाच जाति भी विरासत में मिली है। जाहिर सी बात है कि अगर मैं रक्त नहीं पीऊंगा और उपवास नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। वह जोर से कहता है, अभी भी सदमे में है। लेकिन खेल में एक पिशाच के रूप में मुझे हर दिन खून नहीं पीना पड़ता था, तो क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? चलो, मैं अभी उठा हूँ। जैसे ही काइतो ने अपना वाक्य पूरा किया, उसके पेट में जोर से गड़गड़ाहट हुई, जो पूरे कमरे में गूंज उठी। यह आवाज़ उसके लिए अजीब और कुछ हद तक परेशान करने वाली है, क्योंकि काइतो को कभी भी इतनी तीव्र भूख का अनुभव नहीं हुआ, यहाँ तक कि सबसे कठोर सर्दियों में भी नहीं। सहज रूप से, वह अपना हाथ अपने पेट पर रखता है और दर्द का एक झटका महसूस करता है जो उसे लगभग फिर से घुटनों पर ला देता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए काइतो डेलीक्वेस्ट के बारे में संदेश को देखता है और समझता है कि उसे रक्त की अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए एक समाधान खोजना होगा। उसे तुरंत व्यापारी की दुकान की याद आ गई। दुकान खाने के लिए कुछ पाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है, कम से कम यह मेरी अलमारी में कुछ ढूंढने से बेहतर होगा। वह फिर क्या आदेश था? हाँ, पेश किए गए सामान के आकर्षण को प्रकट करें। उसके सामने एक होलोग्राफिक विंडो दिखाई देती है, जिसमें वस्तुओं की एक लंबी सूची दिखाई देती है। काइतो की नज़रें सूची पर पड़ीं, जिसमें छोटे माना औषधि से लेकर ऑक्सीजनयुक्त पानी और कंपास जैसी आधुनिक बुनियादी चीज़ें शामिल थीं, लेकिन मानव रक्ताधान बैग जैसा कुछ भी नहीं था। काइतो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी स्थिति में होगा जहां उसे जीवित रहने के लिए रक्त खरीदने की आवश्यकता होगी, और न ही वह बिक्री के लिए रक्त न मिलने पर इतना निराश होगा। विडंबना यह है कि उसके पास उपलब्ध सबसे स्पष्ट विकल्प 30 कांस्य सिक्कों के लिए एक मछली खरीदना है, या उसी चूहे को वापस खरीदना है जो उसने पहले बेचा था, अब केवल 12 कांस्य सिक्कों के लिए, और उसके पास केवल 5 थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये चीज़ मुझे लूट रही है। मैंने अभी अभी माउस बेचा है, मैं अपनी खरीदारी रद्द क्यों नहीं कर सकता? काइतो अविश्वास से स्क्रीन पकड़ते हुए कहता है, मेरे पास इसे वापस खरीदने के लिए सिक्के भी नहीं हैं। वह अपने बिस्तर पर बैठकर थका हुआ और भूखा महसूस करते हुए कहता है, क्या आप व्यापारी को रॉटेन बेड आइटम बेचना चाहेंगे? काइतो की आंखों के सामने एक और खिड़की दिखाई देती है। और इस सामान को बेचने पर मुझे कितना मिलेगा? रॉटेन बेड आइटम की कीमत वर्तमान में 13 सिक्के हैं। कैटो ने उस प्रणाली को देखते हुए अपनी आंखें भींच लीं जो उसे उत्तर दे रही थी। मुझे नहीं पता कि मुझे इस बात से निराश होना चाहिए कि मेरे बिस्तर की कीमत इतनी कम है, या इस बात से डरना चाहिए कि एक वस्तु की कीमत एक जीवित प्राणी से अधिक है। क्या मेरे कमरे में हर चीज़ की कीमत वास्तव में इतनी कम है? काइतो ने कुछ मिनट पहले बिगिनर्स गाइड से जो पहली बात सीखी वह ये थी कि वह व्यापारी की दुकान में अन्य सामान खरीदने के लिए सिक्के प्राप्त करने के लिए कोई भी वस्तु बेच सकता है। हालांकि सामग्री का मूल्य और वस्तु की स्थिति प्राप्त होने वाले सिक्कों की संख्या निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, काइतो ने एक जीवित चूहा बेचा और उसे केवल 10 कांस्य सिक्के मिले, क्योंकि किसी भी दुनिया में चूहे सिर्फ कीट फैलाने वाले होते हैं, इसलिए उनकी कीमत बहुत कम होती है। निस्संदेह, काइतो वह सब कुछ नहीं बेच सकता जो वह अपने सामने देखता है। व्यापारी के लिए एक सीमा है, जो प्रतिदिन 10 आइटम है। सबसे तेज़ अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं।
इसके अलावा काइतो को पता चला कि मार्केट शॉप में उपयोग के लिए आपको मिलने वाले विभिन्न सिक्कों में से प्रत्येक का मूल्य कितना है, और इससे वह डर गया क्योंकि प्रणाली डेथ टॉवर के समान है। तो 100 कांस्य सिक्के एक चांदी के सिक्के के बराबर हैं। इसी तर्क के बाद 100 चांदी के सिक्कों का मूल्य केवल एक सोने का सिक्का है, जो एक अन्य सिक्के प्लेटिनम सिक्के से भी पहले आता है। जैसा कि काइतो ने अपनी स्थिति और खुद का समर्थन करने के लिए अधिक सिक्के प्राप्त करने की आवश्यकता पर विचार किया, उसके पास प्रेरणा की एक किरण है। उसे एहसास होता है कि उसके अपार्टमेंट में कुछ बेकार वस्तुओं से पैसे कमाने का एक तरीका हो सकता है। उत्साहित होकर काइतो ने अपने अपार्टमेंट में उन सभी वस्तुओं का निरीक्षण करना शुरू कर दिया जिनके बारे में उनका मानना है कि वे अब किसी काम के नहीं हैं, जैसे कि अलमारी में सड़ा हुआ भोजन और कीड़ों से संक्रमित रेफ्रिजरेटर, और यहाँ तक कि दरवाजे के पास बचने के लिए रखे गए मेल कागजात भी नहीं। मूल्य मूल्यांकन। काइतो के सामने एक विंडो दिखाई देती है जो संभावित बिक्री के रूप में चयनित वस्तुओं की एक सूची दिखाती है। उन्होंने पाया कि अधिकांश सड़े हुए भोजन और कागजों का मूल्य 1 या 2 कांसे के सिक्के से अधिक नहीं है, उनका तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है जिनका कोई मूल्य नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। काइतो निराशा से आह भरता है। हालांकि उसकी नज़र एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसके बारे में वह भूल गया था, एक पुरानी कलाई घड़ी जो बेडसाइड टेबल पर पड़ी थी जहां वह आमतौर पर अपना वेबलिंक छोड़ता था। घड़ी में एक क्लासिक और सुरुचिपूर्ण डिज़ाइन था जिसमें नाजुक विवरण और काइतो के लिए एक अथाह भावनात्मक मूल्य था। उस पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। हालांकि उन्होंने हमेशा इसे बेचने से इनकार किया है, भले ही बिल कितना भी बढ़ता रहे। वह एक पल के लिए सोचते हैं कि यह उनकी वर्तमान भूख की स्थिति को हल करने की कुंजी हो सकती है। मिश्रित भावनाओं के साथ काइतो ने व्यापारी की दुकान पर घड़ी का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। क्या आप व्यापारी को प्राचीन कलाई घड़ी वस्तु बेचना चाहते हैं? इसका मूल्य कितना है? वह अपनी आवाज़ में थोड़ा डर के साथ पूछता है। उन्हें आश्चर्य हुआ घड़ी की गंभीर स्थिति को देखते हुए। घड़ी का बाजार मूल्य असाधारण रूप से अधिक है, 10 चांदी के सिक्के। काइतो कीमत से आश्चर्यचकित है और उसे एहसास है कि यह उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने का मौका हो सकता है। हालांकि जैसे ही वह घड़ी की ओर देखता है, काइतो उसकी यादों में डूबने लगता है। एक ज्वलंत स्मृति उभरती है। वह फिर से खुद को देखता है, अपने पिता के बिस्तर पर बैठा हुआ, जिसका चेहरा उस बीमारी से पीला और बूढ़ा हो गया था जिससे वह पीड़ित था। उसके पिता की धीमी आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है, जो उसे उन कठिन समय के दौरान हुई बातचीत की याद दिलाती है। काइतो, मेरे बेटे, उसके पिता प्यार से फुसफुसाते हैं। ये कभी न भूलें। कॉफ। जीवन हमारे लिए ऐसी चुनौतियां लेकर आता है जो दुर्गम लगती हैं, लेकिन उनसे लड़ने में ही हमें अपनी असली ताकत मिलती है। चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न लगे, आपको इससे उबरने का रास्ता खोजना होगा, अपने भीतर संतुलन खोजने के लिए, क्योंकि जीवन हमेशा पशु प्रवृत्ति और तर्क के बीच एक निरंतर संघर्ष होगा। कॉफ। कॉफ। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें और आप किसी से भी अधिक मजबूत होंगे। यह उनके पिता की आखिरी और सबसे बुद्धिमान सलाह में से एक थी। भूख के कारण इस घड़ी को इतने भावुक मूल्य के साथ बेचना अपने परिवार की एकमात्र विरासत से छुटकारा पाने के समान होगा। तो काइतो जल्दी से घड़ी से हट जाता है और अपना ध्यान अपने पुराने रेफ्रिजरेटर पर केंद्रित करता है। आप परिवार हैं, लेकिन आप बूढ़े, सड़े हुए और कीड़ों से भरे हुए हैं, और मैं भूखा हूं। इसलिए अलविदा। वह रेफ्रिजरेटर को देखते हुए कहते हैं, जो उनके कमरे में व्याप्त घृणित गंध के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। क्या आप व्यापारी को खराब रेफ्रिजरेटर आइटम बेचना चाहते हैं? काइतो ने तुरंत हाँ दबा दिया। आपको व्यापारी से 40 कांस्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। पिशाच की भूख को जानवरों का खून पीकर कुछ घंटों के लिए रोका जा सकता है, लेकिन वास्तव में इसे मानव रक्त से संतुष्ट करने में कई दिन लग जाते हैं। अब काइतो के लिए यह एक अपरिहार्य वास्तविकता है कि वह एक पिशाच बन गया है। मॉडल टावर में उसके पास एक एनपीसी थी जिससे वह खून की कुछ शीशियां खरीदता था, लेकिन अब ऐसा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह अभी भी मानव रक्त पर भोजन करने के विचार से हिल गया है और वास्तव में ये घृणित है। वह जानता है कि यह उसके जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन उसके दिमाग में चीजें बिल्कुल स्पष्ट थीं। चलो इसे कुछ समय के लिए टाल दे, उसने सोचा। चून की सुरक्षा क्षेत्र में किसी पर हमला करना बहुत बेवकूफ़ी होगी। काइतो को जागे हुए 2 दिन बीत चुके हैं और वह अभी भी कुछ चीज़ों की खोज कर रहा है। सबसे पहले, अन्य लोग उसके वेब लिंक प्रोजेक्ट की नई विंडो नहीं देख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई और स्टोर या रेटिंग नहीं देख सकता है। उन्हें ये सबूत तब मिला जब वह अपनी इमारत के मकान मालिक श्री फुजिमिया से पूछने गए और उनके सबसे बड़े बेटे ने उन्हें जवाब दिया। दुर्भाग्य से श्री फुजिमिया का लगभग 1 वर्ष पहले निधन हो गया। फिर भी उनके सबसे बड़े बेटे, जिसका नाम हसेगावा है, को Z4 सुरक्षित क्षेत्र में अपने पिता के व्यवसाय को संभालने के लिए एक केंद्रीय शहर से यात्रा करने में सक्षम होने में थोड़ा समय लगा, जिसने न केवल काइतो को समझाया कि कोई भी उसके अपार्टमेंट में क्यों नहीं घुसा, गंध और अतिदेय बिल, लेकिन ये भी कि जब वह फ्रंट डेस्क पर गया तो उसने अपने किसी भी पड़ोसी को क्यों नहीं देखा।
वैसे भी इस सब ने काइतो के लिए अपने लापता होने की व्याख्या करना आसान बना दिया। उन्होंने श्री फुजिमिया के बेटे को बस इतना बताया कि वह एक अन्य सुरक्षित क्षेत्र में अपने परिवार के एक दूर के हिस्से से मिलने के लिए लंबी यात्रा पर थे। सौभाग्य से हसेगावा अपने पिता की तरह एक संवादहीन और सवाल पूछने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने कोई सवाल नहीं पूछा और केवल कुछ घंटों में अपार्टमेंट में पानी और रोशनी चालू करने का वादा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा काइतो को अगले दिन पता चला कि जिस दैनिक खोज के लिए उसे खुद को खिलाने की आवश्यकता होती थी, उसे एक खेल की तरह ही पुरस्कार मिलता था। क्वेस्ट गाइड, खून से दूध पिलाना 1/1 पूरा हुआ। क्वेस्ट पुरस्कार, अपना इनाम चुनें। कौशल अंक जोड़ 3। रैंडम बॉक्स जोड़ 1। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। अनुभव बोनस जोड़ 10%। पहली बार जब काइटो के लिए यह बात सामने आई तो उसने इनाम के विकल्पों के बारे में ध्यान से सोचा और एक यादृच्छिक बॉक्स को हथियाने के प्रलोभन के बावजूद उसने फैसला किया कि लंबे समय में कौशल अंक उसके लिए अधिक मूल्यवान होंगे। ये ध्यान में रखते हुए कि जब तक उसके पास कौशल अंक हैं, वह अपनी किसी भी शारीरिक विशेषता को बढ़ा सकता है, ये निश्चित रूप से पहले दिन तीनों में से सबसे अच्छा विकल्प था। आपने पुरस्कार कौशल अंक जोड़ 3 चुना है, क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं? काइतो ने चेहरे पर मुस्कान के साथ हाथ दबाया और तुरंत अपने शरीर में एक स्पंदित ऊर्जा प्रवाहित होती महसूस की। पलक झपकते ही उसकी विशेषता स्क्रीन उसके चेहरे के सामने आ गई, लेकिन काइतो ने फिलहाल किसी भी बिंदु का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। अगर यह खेल की तरह ही काम करता है तो एक अच्छे बोल्ट के लिए इंतजार करना बेहतर होगा, उसने सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि काइतो एक जिज्ञासु व्यक्ति है और दूसरे दिन अधिक विशेषता बिंदु चुनने के बजाय उसने यादृच्छिक बॉक्स को चुना। चेतावनी, आपको एक रैंडम बॉक्स प्राप्त हुआ है। रैंडम बॉक्स प्राप्त करने के बाद काइतो को उत्साह का विस्फोट महसूस हुआ। वह सोचता है कि अंदर क्या हो सकता है और वह इसे तुरंत खोलने का फैसला करता है। उसके इंटरफेस पर रैंडम बॉक्स आइकन पर टैप करने पर बॉक्स काइतो के सामने आ जाता है। वह एक विशिष्ट उपहार बॉक्स की नर्म बनावट को महसूस करते हुए इसे अपने बाएं हाथ की हथेली में सावधानी से पकड़ता है। एक त्वरित गति के साथ वह ढक्कन खोलता है और बॉक्स से एक रहस्यमय चमक निकलती है। अंदर काइतो को एक छोटा सा चर्मपत्र मिलता है जिसे तुरंत लपेटा जाता है। उत्सुकतावश काइतो ने चर्मपत्र खोला और सुरक्षित क्षेत्र Z4 का एक विस्तृत नक्शा देखकर आश्चर्यचकित हो गया, जहां वह वर्तमान में रहता है। मानचित्र पर सड़कों, इमारतों और स्थलों को सावधानीपूर्वक चित्रित किया गया है, जो दर्शाता है कि इसे बहुत सटीकता के साथ बनाया गया था, लेकिन वह इसे अपने वेबलिंक से आसानी से जांच सकता है। कागजी मानचित्र का कोई उपयोग नहीं है। मानचित्र पर अपनी आंखें हल्के से घुमाते हुए काइतो को कुछ इमारतों के बीच एक छोटा सा प्रतीक दिखाई देता है, एक प्रतीक जो एक सर्पिल की नकल करता प्रतीत होता है। काइतो की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि यह खोज महज एक संयोग नहीं हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा है, वह उसी प्रतीक के लिए ऑनलाइन मानचित्र की जाँच करता है। जांच करने के बाद उसने पाया, जैसा कि उसे उम्मीद थी, कि जैसा उसने चर्मपत्र पर देखा वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए काइतो तेजी से अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, अपनी बाहों को ढकने के लिए केवल एक जैकेट लेता है और मानचित्र पर बताए गए स्थान की ओर चलता है। सेफ एरिया Z4 उसके सामने फैला हुआ है, जिससे अजीब विरोधाभासों का परिदृश्य सामने आ रहा है। हालांकि इसे एक गरीब क्षेत्र माना जाता है, यह आधुनिकता के तत्वों और अजीब उच्च तकनीक वाले शहर के सौंदर्यशास्त्र के संकेत से भरा हुआ है, जिसमें होलोग्राफिक संकेत जागृत लोगों, नौकरियों और राशन और पानी जैसी आवश्यक वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं। जैसे ही काइतो सुरक्षित क्षेत्र Z4 की सड़कों पर घूमता है, क्षतिग्रस्त इमारतों और बस्ती के आसपास के रेतीले क्षेत्र को देखता है, उसे दीवारों पर भित्तिचित्र दिखाई देते हैं। कुछ लोग व्यवस्था को कोसते हैं, कुछ लोग दिव्य निवास की खोज का दावा करते हैं। व्यस्त सड़कों पर काइतो का सामना विविध प्रकार के लोगों से होता है। थके हुए कार्यकर्ता भागते हैं, जबकि अनिवार्य शिक्षा अकादमी से सैन्य वर्दी में युवाओं के समूह फुटपाथों पर मेलजोल करते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ऊपर रोशनी टिमटिमाती है, जिससे रात के दृश्य में एक विशिष्ट चमक जुड़ जाती है। सेफ एरिया Z4 की ध्वनियाँ एक अजीब शहरी सिम्फनी हैं। उड़ने वाली गाड़ियाँ धीमी ध्वनि उत्सर्जित करते हुए हवा में उड़ती हैं। स्ट्रीट वेंडर सड़क के ठेलों से विदेशी खाद्य पदार्थ, कीड़ों से लेकर राक्षसों का मांस तक बाजार में बेचते हैं, जिससे हवा में मनमोहक गंध भर जाती है। जैसे ही काइतो संकरी गलियों की भूल भुलैया के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, वह खुद को एक उन्मत्त, लगभग उदासीन माहौल में डूबा हुआ पाता है जहां प्रौद्योगिकी और पतन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जगह अब भी वैसी ही दिखती है, उसने अन्य नागरिकों की ओर देखते हुए सोचा। जंग लगे लैंपपोस्ट मंद रोशनी प्रदान करते हैं, जो रात के आकाश में कटने वाली रंगीन रोशनी के बैंड के विपरीत होता है। जब काइतो अंततः मानचित्र पर सर्पिल द्वारा दर्शाए गए स्थान पर पहुंचता है, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है क्योंकि उसे सड़क के नीचे एक निषिद्ध क्षेत्र दिखाई देता है जहां कुछ लोग हैं।
स्पॉटलाइट बंजर भूमि को रोशन करती है। जहां युवक को आश्चर्य हुआ, वहां एक नीला पोर्टल है। दिव्य निवास के लिए मार्ग के रूप में काम करने वाले बड़े पोर्टलों की गिनती नहीं करते हुए 3 अलग अलग प्रकार के अंतरआयामी पोर्टल हैं। पहले प्रकार का यादृच्छिक पोर्टल और सबसे आम, इसके टिमटिमाते नीले रंग और छोटी ऊंचाई से आसानी से पहचाना जाता है, लेकिन एक ही समय में 3 लोगों के लिए एक साथ गुजरने के लिए पर्याप्त बड़ा होता है। आमतौर पर इस प्रकार के पोर्टल को कम तात्कालिकता के साथ व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उन्हें टूटने में 2 सप्ताह से अधिक समय लगता है, जैसा कि तब कहा जाता है जब राक्षस पृथ्वी को पार करने का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा इस तरह के पोर्टल के अंदर केवल कमजोर जीव होते हैं और ये और भी जागृत लोगों का कोई भी समूह अक्सर उन्हें बिना किसी समस्या के संभाल सकता है। हालांकि दूसरे प्रकार के पोर्टल निश्चित रूप से अधिक असुविधाजनक हैं। स्तर 2 के पोर्टल, क्योंकि वे 1 सप्ताह के भीतर खराब हो जाते हैं, न केवल अत्यधिक कठिन होते हैं बल्कि आसपास के वातावरण के लिए खतरनाक भी होते हैं। वे हरे रंग के होते हैं और उनमें इतने शक्तिशाली जीव होते हैं कि वे पोर्टल से बाहर निकलते ही कुछ ही घंटों में पूरे सुरक्षा क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं। अंतिम ज्ञात प्रकार स्तर 3 पोर्टल है, सबसे अधिक कालकोठरी और दुर्लभ, जो मानवता के लिए सौभाग्य से अक्सर दिखाई नहीं देते हैं। पिछले 20 वर्षों में केवल 5 ही उभरे हैं। उन्हें उनके लाल रंग से पहचाना जा सकता है और वे इतने बड़े हैं कि किसी शहर के आकाश को ढक सकें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा कोई पोर्टल टूटा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो मानवता निश्चित रूप से बमुश्किल कुछ हजार में ही सिमट कर रह जाएगी। क्योंकि विभिन्न प्रकार के पोर्टल हैं, ऐसे कानून भी हैं जो पोर्टल प्रकार के आवश्यक स्तर से कम रैंक वाले जागृत को समूह बनाने और प्रवेश करने का प्रयास करने से रोकते हैं। इसे जागृत लोगों की उच्च मृत्यु दर को कम करने के प्रयास के लिए बनाया गया था। बेशक, जबकि गठबंधन बहुत शक्तिशाली है क्योंकि इसमें दुनिया के प्रमुख देशों का प्रभाव शामिल है, यह अकेले सभी पोर्टलों की देखभाल नहीं कर सकता है। उनकी निगरानी या नियंत्रण करना तो दूर की बात है, और गिल्ड इसी के लिए हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। गिल्ड बड़े आधिकारिक संगठन हैं जो सामने आने वाले पोर्टलों के लिए जिम्मेदार हैं। मूल रूप से किसी पोर्टल को खोजने वाला पहला गिल्ड वह गिल्ड होता है जो इसके लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार बनता है। इस गिल्ड को पोर्टल के भीतर संसाधनों पर पूंजी लगाने का भी अधिकार है और यदि वे चाहें तो पोर्टल के अधिकार किसी अन्य गिल्ड को बेच सकते हैं। एलायंस पोर्टल से मुनाफे का केवल एक छोटा सा प्रतिशत लेता है। हाँ, मानव जाति ने एक बार फिर जोखिम को व्यवसाय में बदल दिया है। हालांकि बड़े संघों के होते हुए भी अवेकेंट के छोटे समूह स्वामित्व और पोर्टल का उपयोग करने के अधिकार का दावा कर सकते हैं यदि वे ऐसा करने में पर्याप्त तत्पर हों। इस कारण से कुछ नीले पोर्टलों को छोटे, स्वतंत्र जागृत समूहों द्वारा पूरा किया जाना असामान्य नहीं है। वास्तव में ऐसा तब प्रतीत होता है जब काइतो अंततः उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां मानचित्र पर सर्पिल अंकित है। खाली जगह पर जहां पोर्टल स्थित है, वहां लोगों का एक समूह है, जिनमें कुछ युवा और अन्य लोग शामिल हैं जो अधिक उम्र के दिखते हैं। वैसे यहाँ एक स्टॉल भी है जो इन लोगों को गर्म कॉफ़ी, पानी और अन्य सामान परोसता नजर आता है। हालांकि काइतो की नज़र इस स्टॉल पर 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं टिकती। उन्हें जागृत करने की ज़रूरत है। काइतो दूर से इन लोगों को देखते हुए खुद से फुसफुसाता है। उसे विश्वास है कि वह इतनी अच्छी तरह छिपा हुआ है कि उसे देखा नहीं जा सकता। पोर्टल के सामने जागृत लोगों का समूह आम लोगों के समूह जैसा दिखता है। बेशक, काइतो ने कभी नहीं सोचा था कि जागृत लोगों के सींग या चमकती आंखें होंगी, लेकिन वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि वे करीब से कितने सामान्य दिखते थे। वास्तव में वे अलायंस के विज्ञापनों और विपणन विज्ञापनों में देखे जाने वाले जागृत लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। ये लोगों के एक सामान्य समूह की तरह था, जिसमें 20 वर्ष के युवा पुरुष और लगभग 40 वर्ष के अन्य पुरुष शामिल थे। अगर यहाँ लोग होंगे तो मैं करीब भी नहीं पहुँच पाऊंगा। इस रैंडम बॉक्स में और भी उपयोगी चीज़ें होनी चाहिए, काइतो अपने आप से कहता है। फिर जैसे ही काइतो बेचने के लिए कुछ और खरीदने के लिए भोजन खोजने के अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाने वाला होता है, वह मुड़ता है और अचानक एक आवाज़ सुनता है। अरे, क्या तुम वहाँ हो? क्या तुम वह मददगार नहीं हो जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे? जल्दी करो और आओ, हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। काइतो मुड़ता है और उस दिशा में देखता है जहाँ से आवाज़ आई थी। जागृत लोगों में से एक, छोटे भूरे बालों वाला एक व्यक्ति, उसे देख चुका है और उसके पास आ रहा है, अपने हाथ से उसे बुला रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। थोड़ा आश्चर्यचकित होकर काइतो ने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए लगभग पूछा कि क्या वह आदमी उससे बात कर रहा है। बेशक, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलो जल्दी चलते हैं, बस तुम ही बचे हो। पोर्टल के सामने मौजूद अन्य सभी लोग उसे उम्मीद से देखते हैं और काइतो को लगता है कि उसका दिल तेज हो गया है और भय और जिज्ञासा का मिश्रण हावी हो गया है। वह एक पल के लिए झिझकता है, ये जानकर कि यह आदमी उसे किसी और के साथ भ्रमित कर रहा है, लेकिन यह एक अनूठा अवसर भी लगता है, इसलिए वह अंततः इस पोर्टल का पता लगाने के लिए जागृत समूह में शामिल होने का फैसला करता है। क्षमा करें, मुझे देर हो गई, श्रीमान। मैं रास्ता भटक गया,
काइतो अपनी गर्दन खुजलाते हुए और घबराहट से हंसते हुए कहता है, ये ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो। तुम्हारा नाम क्या है, लड़के? भूरे बालों वाला आदमी पूछता है क्योंकि उसके दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है। नरक, मैं उस नाम को कैसे भूल सकता हूँ जो बॉस ने मुझे 2 घंटे से भी कम समय पहले बताया था। मेरा नाम काइतो है। बहुत अच्छा काइतो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे दोस्त जॉन मैक्लेरी के साथ अपना सामान उठाओ और फिर हमसे मिलकर अंदर आओ। वह पास के कॉफी स्टैंड के पास कुछ लोहे के बक्सों के पास खड़े काले चश्मे वाले एक लंबे काले आदमी की ओर इशारा करता है। वैसे आप मुझे मिस्टर इशिकावा कह सकते हैं, और अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो आज जब हम आएंगे तो मैं समूह का ध्यान रखूंगा। उपस्थित लोगों में से कोई भी लॉर्ड इशिकावा के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करता है और उन्हें कप्तान बनने के लिए सहमत नहीं होता है। जिज्ञासु और थोड़ा घबराया हुआ काइतो आवश्यक उपकरण इकट्ठा करने के बाद 7 जागृत लोगों के समूह में शामिल हो जाता है। वह अपनी पीठ पर एक बड़ा विशाल उपकरण बैग रखता है जिसमें एक फावड़ा और एक बड़ा कुदाल होता है। आमतौर पर ऐसा बैकपैक भारी होता है, इसलिए काइतो को यह भी आश्चर्य होता है कि जब वह इसे अपनी पीठ पर समायोजित करता है तो ये कितना हल्का होता है। सबसे तेज़ अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। जैसे ही काइतो समूह के पास पहुंचता है उसका कुछ दोस्ताना मुस्कुराहट और गंभीर प्रशंसा के साथ स्वागत किया जाता है और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसका काम क्रिस्टल, दुर्लभ सामग्री और संभावित जादुई कलाकृतियों जैसे मूल्यवान संसाधनों को इकट्ठा करना है, लेकिन जागृत लोगों की लड़ाई में हस्तक्षेप करना नहीं है। उसकी अपनी सुरक्षा। विचार यह है कि सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने और अंत में लाभ साझा करने के लिए हर कोई एक टीम के रूप में काम करता है। जैसे ही वे पोर्टल में प्रवेश करने की तैयारी करते हैं, काइतो अपने चारों ओर जागृत लोगों के दृढ़ और आशावान चेहरों को देखता है। यद्यपि वे एलायंस के विज्ञापनों में जागृत लोगों की ग्लैमरस रूढ़िवादिता से मेल नहीं खाते हैं, ये लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर की तलाश में एक अज्ञात दुनिया में उद्यम करने को तैयार हैं, और यह बहुत सम्मानजनक है। काइतो का दिल डर से धड़क रहा है, उसे भगवान इशिकावा की विचारशील दृष्टि का भी ध्यान नहीं आता। ये लड़का, जितना मुझे चेतावनी दी गई थी उससे कहीं बेहतर दिख रहा है। लेकिन ये समझ में आता है, ये देखते हुए कि वह एक महत्वपूर्ण परिवार से आता है, जैसा कि उन्होंने कहा। मैं बस उम्मीद करता हूं कि चूंकि वह रैंकी है, वह हमारे रास्ते में नहीं आएगा या हमें धीमा नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं, काइतो को गलती से कोई और समझ लिया जाएगा। लॉर्ड इशिकावा पोर्टल में प्रवेश करने से पहले एक संक्षिप्त व्याख्यान के लिए समूह को इकट्ठा करते हैं। वह सहयोग और टीम वर्क के महत्व के बारे में बात करते हैं और कालकोठरी में किसी भी आश्चर्य से बचने के लिए हर किसी को हर समय सतर्क रहना चाहिए। इसमें हम सब एक साथ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अंदर क्या पाते हैं, हम इसे एक साथ पार कर लेंगे और बिना किसी परेशानी के वापस आ जाएंगे। लॉर्ड इशिकावा ने दृढ़ विश्वास के साथ समापन किया। ये शब्द काइतो के दिमाग में गूंज उठे और फिर जागृत लोगों का समूह पोर्टल की ओर चल पड़ा, जिसका नेतृत्व स्वयं लॉर्ड इशिकावा ने किया। जैसे ही काइतो पोर्टल के चमकते किनारे के पास पहुंचता है, उसे अपने दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। झिलमिलाता नीला रंग मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, और वह दूसरी तरफ क्या मिलेगा इसके बारे में अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता। उनके प्रवेश करने से पहले कुछ अन्य लोग जो समूह के अधिक सहायक प्रतीत होते हैं, पंक्ति में खड़े जागृत लोगों से कुछ उत्साहवर्धक शब्द कहते हैं। सुरक्षित वापस आ जाओ, कृपया, अगर यह वहां बहुत खतरनाक हो जाता है तो वापस आ जाएं। और समर्थकों, यह मत भूलिए कि बॉस के हारने के बाद पोर्टल बंद होने से पहले आपके पास अधिकतम 1 घंटा होता है। ये क्षण काइतो के लिए उत्साह और बड़ी घबराहट का है। हालांकि उसने जागृत लोगों के बारे में दर्जनों लेख पढ़े हैं और सैकड़ों वीडियो देखे हैं, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक होना या एक बनना कैसा होगा। काइतो का दिल तेजी से धड़क रहा है, लगभग उसके मुंह से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और उसका दिमाग मुश्किल से समझ पा रहा है कि यह सच है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही लोग पोर्टल के माध्यम से चलना शुरू करते हैं, एक लाल बालों वाली महिला जो पीछे भी थी, काइतो के कंधे पर अपना हाथ रखती है और मुस्कुराती है। ये तुम्हारा पहली बार है ना? वह पूछती है। क्या मैंने इसे इतना स्पष्ट कर दिया? काइतो उत्तर देता है और महिला की ओर देखता है। वह सुंदर और युवा है, उसके लंबे बाल हैं और वह साधारण कपड़े पहनती है, अधिकांश निम्न रैंक वाले जागृत लोगों की तरह जो उपकरण नहीं खरीद सकते। वह मुस्कुराती है और अपना परिचय देने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। हेलो, मेरा नाम माया है। मैं एक चिकित्सक हूँ। काइतो हाथ मिलाने के बाद लौटता है, लेकिन उसकी कक्षा से इतना आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह अपना परिचय देना भूल जाता है। एक उपचारक, आउच, यह एक बहुत ही दुर्लभ उपहार है। आमतौर पर वे यही कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ, इसलिए कोई भी संगठन मुझे भर्ती नहीं करना चाहता। माया कुछ शर्माते हुए कहती है। काइतो आभारी है कि वह टीम का एकमात्र समर्थन नहीं है, और एक उपचारक होने से निश्चित रूप से चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर वह माया को देखकर मुस्कुराता है।
लॉर्ड इशिकावा के नेतृत्व में समूह पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ता है। सबसे तेज़ अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। जैसे ही काइतो दुनियाओं के बीच की सीमा को पार करता है, हल्कापन और उत्साह की भावना उस पर हावी हो जाती है। प्रकाश की तीव्र चमक उसकी दृष्टि को धुंधला कर देती है और अगले ही पल वह खुद को एक ऐसे वातावरण में पाता है जो उसने अब तक अनुभव किए गए किसी भी चीज़ से बिल्कुल अलग किया है। ये स्थान भयावह और अंधेरा है, चट्टानी दीवारों और दीवारों पर मशाल धारकों और कुछ पत्थर के स्तंभों जैसे सभ्यता के धुंधले विवरण के साथ एक निराशाजनक अंधेरे में डूबा हुआ है। आप कालकोठरी में प्रवेश कर चुके हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही चेतावनी उसके सामने आती है, काइतो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह तुरंत ये देखने के लिए चारों ओर देखता है कि क्या कोई और चेतावनी देख सकता है, लेकिन कोई भी उसकी दिशा में नहीं देख रहा है। अवेकेंड का समूह असामान्य दृश्य के सामने चुप, सतर्क रहता है। कालकोठरी में बिखरी हुई मशालें धीमी और उदास रोशनी डाल रही थीं, जिससे पत्थर की दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। हवा में फफूंद और नमी की गंध अपेक्षा की भावना के साथ घुली हुई है। जैसे ही काइतो इस भयावह माहौल के साथ तालमेल बिठाता है, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस होती है। वह कुछ आराम और सुरक्षा की तलाश में अपने बैकपैक के पट्टे पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। यही वह क्षण है जब उसे एहसास होता है कि वह एक ऐसी जगह में प्रवेश कर चुका है जहां राक्षस हर कोने में छिप सकते हैं। लॉर्ड इशिकावा ने अपने आसपास की तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ा। उनकी आवाज़ उदास हवा में गूंजती है, जो सुरक्षा का संदेश देती है जो एक नेता को व्यक्त करनी चाहिए। यह एक खतरनाक जगह है दोस्तों, सतर्क रहें और एक साथ रहें। हम नहीं जानते कि यहाँ हमारा क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन संकोच न करें। काइतो को छोड़कर हम सभी अनुभवी हैं, तो आइए अपने समर्थकों के लिए इसे आसान बनाएं। ठीक है। जागृत लोग शांति से सहमत होते हैं, चिंता और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ एक दूसरे को देखते हैं। चूंकि वे अनुभवी होते हैं, इसलिए वे आगे और पीछे की ओर एक मजबूत संरचना बनाते हैं और अपने सामने वाले एकमात्र रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ मीटर आगे बढ़ने के बाद एक बर्फीली हवा चलती है जिससे काइतो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये कोई सामान्य हवा नहीं है। काइतो के लिए नहीं, जिसे हवा में एक भयावह उपस्थिति का एहसास होता है जो हवा के साथ चलती है। इसका तो जिक्र ही नहीं, खून की गंध से उसकी पुतलियां फैल जाती हैं और उसके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे वह जागने पर होता है। एक क्षण बाद अस्पष्ट फुसफुसाहट जैसी अजीब आवाज़ें उनके चारों ओर गूंजती हैं, जिससे हर कोई तुरंत आगे बढ़ना बंद कर देता है। अचानक एक तेज चीख सन्नाटे को चीरती हुई सभी दिशाओं से गूंजती है। वीआर युद्ध की तैयारी। जागृत लोगों में से एक समूह को चिल्लाता है। तुरंत बाकी लोग अपने हथियार उठा लेते हैं। जैसे ही समूह खंभों की रक्षा के लिए फैलता है, काइतो हवा की ओर देखता है और छत पर स्टेलेक्टाइट्स के बीच एक गहरे हरे रंग की आकृति को घूमता हुआ देखता है, जो बंदरों की तरह लताओं से चिपकी हुई है। हरे रंग की आकृति छोटे अंगों और चमकती नारंगी आंखों वाला एक विचित्र प्राणी है। इसका विकृत चेहरा किसी डरावनी फिल्म के मुखौटे जैसा दिखता है। हालांकि काइतो के समूह में किसी को भी आने वाले राक्षस के बारे में पता नहीं है। काइतो उन्हें चेतावनी देने से भी नहीं हिचकिचाते। एक भूत, वह उस दिशा में इशारा करते हुए चिल्लाता है जहां राक्षस है, जिससे हर किसी का ध्यान जाता है। भगवान इशिकावा तेजी से आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ में अचानक से एक पानी की तलवार आ जाती है। जब समूह का नेता तलवार लहराता है जिससे हवा अपनी ताकत से बहने लगती है, तो भूत फुर्ती से हमले से बचता है, पीछे की ओर खिसकता है और फिर अपनी कमर पर चमड़े के म्यान से एक छोटा सा हड्डी वाला चाकू निकालता है। जैसे ही लॉर्ड इशिकावा की पानी की तलवार अपने लक्ष्य को ढूंढती है और भूत को आधा काट देती है, एक खतरनाक मोड़ आता है। घातक प्रहार एक दुश्मन को हरा देता है, लेकिन ये गुफा की छाया से निकलने वाले राक्षसों की भीड़ के क्रोध को भी उजागर करता है। गोबलिन अपनी विकृत विशेषताओं और खून की कभी न बुझने वाली प्यास को प्रदर्शित करते हुए क्रूरता के साथ आगे बढ़ते हैं। वे अपने अस्थायी हथियारों को आश्चर्यजनक गति से चलाते हैं और उनके छोटे हाथ चाकुओं के साथ निपुणता प्रदर्शित करते हैं जो काइतो ने कभी महान रसोइयों से भी नहीं देखी है। लड़ाई शीघ्र ही उन्मादी अराजकता में बदल जाती है। जागृत लोग खुद को हर तरफ से घिरा हुआ पाते हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए मजबूर होते हैं। हर कोई दूसरे की पीठ पीछे देखता रहता है और समूह में अधिकांश जागृत, जैसी की अपेक्षा थी, दुर्जय हैं। वे त्वरित हमलों से आसानी से बच सकते हैं और अपने छोटे कद और अजीब चाल के बावजूद वे भूतों को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, क्योंकि भूत अपेक्षाकृत आम दुश्मन हैं। परिणामस्वरूप इन निम्न स्तरीय ट्रांसेंडेंस के अचानक हमले से कोई भी चिंतित नहीं होता है। जबकि मोहरा समर्थन की रक्षा के लिए पक्षों तक फैलता है। माया, जो काइतो के बगल में खड़ी है, खरोंच को ठीक करने के लिए सरल मंत्रों का उपयोग करके उपचार जादू के उपयोग में अपनी विशेषज्ञता दिखाती है। उसके हाथों के चारों ओर एक हरी भरी आभा है और हवा में वसंत की गंध लटक रही है, जो खून की तेज गंध को नर्म कर रही है। काइतो की आंखें युद्ध के मैदान में आकर्षण के साथ घूमती हैं, क्योंकि वह सब कुछ देख रहा है, पहली बार भूतों को देखने के बाद से उसी स्थान पर स्थिर है।
वह देखता है कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति बहादुरी और इतने आत्मविश्वास के साथ लड़ता है। लेकिन भूत पीछे नहीं हटते हैं और उनकी संख्या भी कम होती नहीं दिख रही है, जिससे मोहरा के लिए उन्हें दूर रखना कठिन होता जा रहा है। वे खून के बदले हिंसा की लहर की तरह लगातार आगे बढ़ते हैं। उनकी ऊंची आवाजें गुफा में गूंजती हैं, जो हथियारों की धात्विक टक्कर के साथ मिश्रित होती हैं। अराजकता और खतरे के इस समुद्र में काइतो सब कुछ ऐसे देखता है जैसे कोई बच्चा पहली बार किसी मनोरंजन पार्क में जा रहा हो। सब कुछ आकर्षक है। उसके लिए यहाँ रहना मॉर्टल टावर की दुनिया में कूदने जैसा है। काइटो को अपनी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ता हुआ महसूस होता है और उसे उत्तेजना में बदलने का डर होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही काइतो युद्ध में खुद को डुबोता है, जागृत और भूतों की चपल हरकतों को देखता है, उसे पास में मौजूदगी का एहसास होता है। उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ जाती है और वह सहज ही दूर हो जाता है। ओह, मुझे क्षमा करें, मैंने एक को जाने दिया। समूह के समर्थन की रक्षा करने वाली एक तलवारबाज चिल्लाती है। उस पल में काइतो एक भूत को जंगली चेहरे और हाथों में चाकू की एक जोड़ी के साथ तेजी से उसकी ओर आते हुए देखता है। काइतो के आसपास समय धीमा होने लगता है और उसकी तीव्र प्रवृत्ति सक्रिय हो जाती है, जिससे वह इन क्षणों में तर्कसंगत रूप से सोचने की अनुमति देता है। गोबलिन मेरी कल्पना से कहीं अधिक बदसूरत हैं। मुझे अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। काइतो ने पहली बात यही सोची जब उसने गोबलिन को पास आते देखा। काइतो उस महिला के चेहरे पर चिंतित भाव भी देख सकता है जो खुद का बचाव करने में असमर्थ थी, और वह देख सकता है कि लॉर्ड इशिकावा उसकी मदद करने को तैयार लग रहा है। लेकिन किसी तरह वह जानता है कि भले ही समूह का नेता वह है जो एक बूढ़े आदमी के लिए कुशल और तेज है, वह उनकी मदद करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि जिस भूत ने उसे निशाना बनाया है वह सामान्य से बहुत तेज और अधिक कुशल है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह आसानी से एक ठोस रक्षा को भेदने में सक्षम था। इस बिंदु पर केवल काइतो ही खुद को बचा सकता है। इसलिए एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया के साथ वह अंतिम क्षण में भूत के हमले से बच जाता है, जिससे भूत की अभिव्यक्ति क्रोध से पूर्ण भ्रम में बदल जाती है। जीव ने सोचा कि काइतो एक आसान लक्ष्य होगा और उसकी गति ने उसे डरा दिया। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि एक सेकंड के लिए आंखों से ओझल हो गया। ये भावना क्या है? उसने आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए खुद से कहा। उनकी चपलता और गति उल्लेखनीय है, जो देखने वाले सभी को आश्चर्यचकित कर रही है। इस चकमा में उनकी हरकतें तरल और सटीक थीं, जो उनके अपने शरीर पर प्रभावशाली महारत का प्रदर्शन करती थीं। तुरंत भूत ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन काइटो ने एक बार फिर अद्भुत निपुणता का प्रदर्शन किया। कुछ ही सेकंड में दुश्मन के हताश हमलों को कई बार चकमा दिया और अपनी प्रभावशाली चपलता से समूह में सभी को प्रभावित किया। काइतो की हरकतें लगभग वैसी ही दिखती हैं जैसे उसने पहले भूत के साथ इसकी योजना बनाई थी। ये लगभग उसके और अजीब प्राणी के बीच एक गति चुनौती की तरह था। क्या ये लड़का वास्तव में सिर्फ ही क्लास है? भगवान इशिकावा खुद से पूछते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंततः भगवान इशिकावा काइतो के पक्ष में आ जाता है और जैसे ही भूत काइतो पर हमला करने के लिए कूदता है, प्राणी का सिर अचानक पानी की चादर से उसके शरीर से अलग हो जाता है। जैसे ही भूत का बेजान शरीर जमीन पर गिरता है, पानी हवा में उछलता है और लाल हो जाता है। धन्यवाद सर, काइतो अपनी आवाज में राहत और प्रशंसा के मिश्रण के साथ कहता है। लॉर्ड इशिकावा ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए सिर हिलाया। तुम तेज और फुर्तीले हो काइतो। अपने हाथों को नीचे देखते हुए काइटो ने सिर हिलाया, अभी भी एड्रेनालाइन को महसूस करते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जल्द ही भूत गिरोह अपने अंतिम सदस्य तक पहुंच जाता है, जिसे थोड़ी सी भी दया के बिना मोहरा द्वारा तोड़ दिया जाता है। खंभों की रक्षा करने में विफल रहने वाली तलवारबाज अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ काइतो के पास आती है। उसके छोटे घुंघराले भूरे बाल हैं और उसकी उम्र 30 से 40 साल के बीच लगती है। वह बिना किसी गर्व के अपना सिर काइतो की ओर झुकाकर कहती है, परेशानी के लिए खेद है। क्या आप ठीक हैं? वह निश्चयात्मक स्वर में कहती है, यदि आवश्यक हो तो माया मेरे स्थान पर तुम्हें ठीक कर सकती है। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, काइतो कहते हैं। महिला राहत महसूस करते हुए गहरी सांस लेती है। ओह, ये सुनकर अच्छा लगा। वैसे मैं आयुमी हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी और को अपने पास से नहीं गुजरने दूंगी। वह अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाती है। काइतो मुस्कुराता है और बदले में आयुमी का हाथ लेता है। और मैं ठीक तुम्हारे पीछे रहूंगा, वह कहता है, जिससे उसे किसी कारण से हंसी आती है। लॉर्ड इशिकावा इस दृश्य को तिरछी आंखों से देखते हैं। फिर वह पूरे समूह को पुकारता है, दोस्तों चलो चलते रहें, आराम करने का समय नहीं है, हमें बॉस का कमरा ढूंढना है। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। दुनिया भर में बेतरतीब ढंग से दिखाई देने वाले अंतरआयामी पोर्टलों को दिव्य निवास के भीतर यादृच्छिक और खतरनाक स्थानों के लिए मार्ग माना जाता है, क्योंकि दोनों स्थानों के राक्षस समान हैं या कई मामलों में समान हैं।
हालांकि दिव्य निवास के विपरीत, जहां अलग अलग राक्षसों के साथ अलग अलग क्षेत्र हैं, यह अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है कि यादृच्छिक पोर्टलों के अंदर कौन से राक्षस होंगे जब तक कि कोई इसमें प्रवेश नहीं करता है, और न ही हराने के अलावा किसी पोर्टल को बंद करने का कोई तरीका है। अंदर का सबसे मजबूत प्राणी, बॉस। ये दो निर्विवाद सत्य हैं। इसके अलावा कई अन्य चीजें हैं जो मानवता अभी तक अंतरआयामी पोर्टलों के बारे में नहीं जानती है। वास्तव में मानवता ने 20 वर्षों में पोर्टलों के बारे में उतना ही सीखा होगा जितना उसने एक वर्ष में दिव्य निवास के बारे में सीखा, जो लगभग कुछ भी नहीं है। एक यादृच्छिक पोर्टल से गुजरना समुद्र का पता लगाने की कोशिश करने जैसा है। जबकि कुछ दिनों में यात्रा आसानी से आकर्षक, थकाऊ या यहाँ तक कि नीरस हो सकती है, कुछ अवसरों पर ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें मानवता तार्किक रूप से समझा नहीं सकती है, और ये ऐसी घटनाएं हैं जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती हैं, यहाँ तक कि सबसे अनुभवी को भी। जागृत। जब जागृत समूह बॉस का कमरा ढूंढने निकलता है तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वे अपनी कल्पना से परे किसी चीज से टकराने वाले हैं। हालांकि इस अपरिहार्य मुठभेड़ से पहले काइतो ने उन राक्षसों से सामान्य बूंदें एकत्र की जिन्हें उसकी पार्टी के सदस्य मार रहे थे। एक आइटम से दूसरे आइटम तक उन्होंने उत्सुकतापूर्वक उनमें से प्रत्येक का विश्लेषण किया। हालांकि वह इनमें से कुछ भी नहीं बेच सका, क्योंकि अन्य सदस्यों को गायब हुई वस्तुओं को दिखाना सबसे अच्छा विचार नहीं होगा। काइटो अभी भी उत्साहित था क्योंकि कीमतें उसके अपार्टमेंट में सड़े हुए सामान की तुलना में काफ़ी अधिक थीं। इस बीच एक युवा योद्धा, बोर्जा, पिछली लड़ाई के बचे हुए राक्षसों को तिरस्कारपूर्वक देख रहा था। उनका आत्मविश्वास उनकी गौरवपूर्ण मुद्रा से और जिस तरह से वह अपनी तलवार को चमड़े की म्यान के बजाय अपने कंधे पर रखते हैं, उससे स्पष्ट होता है। वह समूह में सबसे अनुभवी जागृतों में से एक है और अपने युद्ध कौशल के लिए प्रतिष्ठित है, लेकिन चिंतित युवा वयस्क हृदय के साथ उसे अभी भी पार्टी की महिला सदस्यों के सामने डींगे हाँकने और खुद को दिखाने की जरूरत महसूस होती है। ये भूत वास्तव में कमजोर हैं, बोर्जा अपनी आवाज में तिरस्कार के स्वर के साथ कहता है और उसकी आंखें उसके चारों ओर के खोखले परिदृश्य को देखती हैं। उन्हें लेने का प्रयास शायद ही इसके लायक है। सावधान रहो कि तुम क्या कहते हो, बोर्जा। 30 साल की उम्र की तलवार चलाने वाली महिला आयुमी ने कहा। इन जगहों पर दिखावा धोखा दे सकता है। जो छिपा हो सकता है उसे कभी कम मत समझो। आयुमी सही कह रही है, जवान आदमी। इससे पहले कि बात बहस में बदलती, लॉर्ड इशिकावा हस्तक्षेप करते हैं। अपनी आंखें हमेशा खुली रखें। चूंकि इशिकावा ही वह व्यक्ति था जिसने इस अभियान का नेतृत्व किया था, बोर्जा ने अपने गौरव के बावजूद उससे बहस करने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन बुदबुदाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा भी लगता है कि आज का दिन जल्द ही पिछले कुछ दिनों से अलग होगा। विडंबना यह है कि जैसे ही बोर्जा अपना वाक्य पूरा करने वाला होता है, उसे अपने सिर के चारों ओर कुछ कठोर लपेटा हुआ महसूस होता है और जब वह अपनी आंखें उठाता है तो उसे किसी हरे रंग की चीज की झलक मिलती है। तभी उसे अपनी पीठ के पीछे एक जोर की सूंघने की आवाज़ सुनाई देती है और उस पल उसे पता चलता है कि उसका आखिरी वाक्य कितना मूर्खतापूर्ण था। जैसे ही वे सभी एक ही तेज सूंघने की आवाज़ सुनते हैं, जैसे कि एक जानवर की, वे बोर्जा के सिर को पकड़ने वाले एक बड़े हाथ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उस हाथ का मालिक किसी भी अन्य की तुलना में बहुत बड़ा एक भूत है जो बाहर निकला है। ये अंधेरा, उसके पास विशाल मांसपेशियां हैं और उसके मुंह से 2 जोड़ी निचले नुकीले दांत निकले हुए हैं, जैसे कि एक औक की तरह। अंधेरे में छिपने में मदद करने के लिए उसकी त्वचा गहरे हरे रंग की है, और मोटी रेखाओं में लाल टैटू उसकी भुजाओं और अत्यधिक सुस्पष्ट पेट का विवरण देते हैं। ये दूसरों की तरह एक भूत नहीं है, यह एक उच्च भूत है। भय सभी जागृत उपस्थित लोगों पर हावी हो जाता है। वे हाई गोब्लिन की अचानक उपस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। बोर्जा की तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति उसके चेहरे से तुरंत गायब हो जाती है, उसकी जगह शुद्ध भय ने ले लिया है। मामले को बदतर बनाने के लिए पहले वाले के पीछे 2 और बेहतर भूत दिखाई देते हैं, और हालांकि वे पहले वाले जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन वे बहुत डरावने भी हैं। उनमें से प्रत्येक के पास टैटू का एक अलग पैटर्न है, जिसका उपयोग भूतों के बीच महत्व और स्थिति दिखाने के लिए किया जाता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बोर्जा को बंधक बनाने वाला भूत कोई ऐसा भूत नहीं, बल्कि एक अल्फा है। वह क्या है? इन सब के बीच में कोई फुसफुसाता है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। एक और उत्तर। पीछे के सभी जागृत लोगों के पीछे काइतो देखता है कि हर कोई कितना डरा हुआ दिखता है, और अंत में याद आता है कि ऊपरी भूत रैंक या डी के आम दुश्मन नहीं हैं। इसके विपरीत ये सामान्य है कि केवल रैंक सी या बी ही उस स्तर के ट्रांसेंडेंस को हरा सकते हैं। स्तर। इस समय उसका दिल धड़कने लगता है क्योंकि अंततः उसे एहसास होता है कि वह मौत का सामना कर रहा है। अचानक अल्फा ने बोर्जा के सिर को और जोर से दबाना शुरू कर दिया, जिससे एक अजीब भाषा में बात करते समय एक अजीब सी कर्कश आवाज आने लगी। असी जजा नान एकर एरही ना कोई अम्मा। सभी जागृत लोग असमंजस में एक दूसरे को देखते हैं, जबकि अन्य 2 ऊपरी भूत हंसने लगते हैं। हालांकि चूंकि ऊपरी भूतों के अलावा कोई भी उसके वाक्य पर नहीं हंस रहा है, वे तुरंत फिर से गंभीर हो जाते हैं। दरअसल वे पहले से भी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं।
मेरी मदद करो, बोरजा फुसफुसाते हुए विनती करता है। उसे महसूस होता है कि उसका सिर धीरे धीरे कुचला जा रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बोरजा के बड़बड़ाने और महत्वपूर्ण क्षण के बावजूद लॉर्ड इशिकावा फिर से शांत हो गए और गहरी सांस ली। वह जानता है कि समूह की सुरक्षा के लिए शीघ्रता से कार्य करना आवश्यक है। युद्ध की तैयारी। इशिकावा दृढ़ स्वर में चिल्लाता है, इन दुश्मनों को कम मत समझो। एकजुट हो जाओ और तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे लड़ो। अन्य सभी को अपनी चेतना पुनः प्राप्त करने के लिए अनुभवी जागृत व्यक्ति की आवाज़ सुनने की आवश्यकता थी। समूह के अन्य सदस्यों ने तुरंत खुद को इशिकावा के पक्ष में तैनात कर लिया, अपनी तलवारें बहादुरी से उठाईं और दृढ़ दृष्टि से हमला करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि श्रेष्ठ भूत केवल एक सेकंड के लिए उन्हें गंभीरता से देखते हैं, फिर उत्साहपूर्वक हंसना शुरू कर देते हैं। वे जानते हैं कि वे अधिक मजबूत हैं। दूसरी ओर काइतो कांपते हाथों से पीछे से दृश्य देखता है। मत करो, ऐसा मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर सकते हो? तुम इस तरह मरोगे। हमारे जैसे केवल साधारण तलवारों और बिना कवच के श्रेष्ठ भूतों का सामना करने का कोई रास्ता नहीं है। ये लेवल 10 के खिलाड़ी की तरह होगा जो लेवल 90 के राक्षस से लड़ने की कोशिश कर रहा है। मृत्यु निश्चित है। काइतो सभी को पीछे हटने और भागने के लिए चिल्लाना चाहता है ताकि उनमें से कम कुछ को जीवित रहने का मौका मिले, लेकिन उसकी आवाज़ पूरी तरह से गायब हो जाती है। इस तरह समूह के अधिकांश जागृत लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसका श्रेय उनके हाल के अभियानों से प्राप्त साहस और आत्मविश्वास को जाता है। कुछ ही सेकंड में समूह के सभी सबसे मजबूत सदस्य नीचे आ जाते हैं और काइटो खुद को सुपीरियर अल्फा गोब्लिन के आमने सामने पाता है। जैसे ही जब पहले भूत ने काइटो पर हमला करने की कोशिश की तो सब कुछ धीमा हो गया था। जागृत और ऊपरी भूतों के बीच लड़ाई के सेकंड काइटो के दृष्टिकोण से पलक झपकते ही कम हो गए थे। सभी बुरी तरह से घायल हैं और ट्रांसेंडेंस की मुट्ठियों पर खून सवार है। लॉर्ड इशिकावा, बोरजा, अयुमी, ये सभी केवल काइतो और माया टीम के पिछले हिस्से में खड़े हैं। माया अपने घुटनों पर है, इतने कम समय में बहुत सारे मंत्रों का उपयोग करने से थक गई है। काइतो अपने पीछे उसकी सांसों के लिए हौंफते हुए सुन सकता है और उनके पास आने वाले भूतों की खूनी सांसों को महसूस कर सकता है। लेकिन जब अल्फा काइतो के करीब आता है तो वह उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है और माया के पास जाता है, जिसे वह विकृत मुस्कान के साथ देखता है। इस समय काइतो की आंखें अभी भी स्थिर हैं, लेकिन किसी तरह वे इशिकावा पर टिकी हैं, जो एक हाथ से अपनी गर्दन से खून बह रहा है। इशिकावा चुपचाप अपनी आंखों और हताशा की अभिव्यक्ति से चिल्ला रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ मांग रहा है, एक ऐसा अनुरोध जिसे काइतो तुरंत समझ जाता है। माया की मदद करो। इशिकावा जोर से नहीं बल्कि दिल से रोता है। उसका दाहिना हाथ उसकी कुदाल के हैंडल से नीचे खिसक जाता है और उसके शरीर में एक अथाह हल्कापन भर जाता है। काइतो भयावह गति से कूदता है, अपने पैरों के नीचे के पत्थर के फर्श को नष्ट करने में सक्षम है और अपने दिमाग में बुनियादी तर्क को नज़रअंदाज करते हुए गैंती के एक छोर को अल्फा के सिर पर घुमाता है। आखिरकार ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे लेवल 1 लेवल 60 के राक्षस को हरा सके, है ना?